Hello, everybody, and hello, students. Hope you all are doing well. This is T.N. Chaudhary. Welcoming you all in this lecture. And this lecture is lecture number 12 for this moving charges in magnetism. And this is going to deal with moving coil galvanometer. Thank you very much for joining me in this lecture. एंड मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ दैट आपने पीछे के सारे लेक्चर्स आपने ठीक से देखे होंगे और तभी आपको इस कॉन्सेप्ट को समझने में मजा आएगा क्योंकि इट इज ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट एंड ऑफ द टॉपिक एंड ऑफ द यूनिट एंड इसके बाद आपके सिलेबस के अंदर कोई कॉन्सेप्ट्स नाम की कोई चीज अलग से नहीं रह जाती देयर विल बी लॉट ऑफ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के वीडियोस बनेंगे बट थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स का ये एंड लेक्चर है सो चलिए आगे देखते हैं इस लेक्चर में हमें क्या मिलता है सो hope you have seen all last videos. So let's go and get what is being served today. So we are here on this first page. Focus of this lecture is very clear. Moving coil galvanometer. बहुत जगह पे इन शॉर्ट इसको MCG भी कहा जाता है. This is moving coil galvanometer. Right. एक और भी galvanometer होता है जिसको हम लोग tangent galvanometer कहते हैं, which is a part of the next unit. So moving coil galvanometer, this is MCG, and then galvanometer को यूज करके ammeter कैसे बनाया जाता है and voltmeter कैसे बनाया जाता है. This is what we are going to study today. So these are the three uh, topics of this. This will be taking a lot of time. उसके बाद हम लोग इसको छोटे छोटे हैं टॉपिक्स इनको कर लेंगे पहले इसको खूब बेहतर तरीके से समझेंगे तो चलिए चलते हैं अगले पेज पे मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर की बात करते हैं तो मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर होता क्या है जैसा कि इसका नाम है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर तो पहले हम छोटा सा एक डिस्क्रिप्शन देते हैं कि ये है क्या चीज इट इज इट इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस इट इज एन electrical device it is an electrical device which is used to it is an electrical device which is used to detect current it is an electrical device which is used to detect current of very small order very small order that is somewhere microampere के order को represent करता है it is an electrical device which is used to detect current of very small order that is microampere order milliampere भी लिख सकते हैं right this is very sensitive instrument this is very sensitive instrument बहुत सेंसिटिव होता है राइट इसके जो पॉइंटर होते हैं गैल्वामीटर का जो पॉइंटर होता है दैट डिफ्लेक्ट्स फॉर अ वेरी स्मॉल करंट its pointer shows deflection its pointer shows shows deflection for very small order of current very small current small current very small current its pointer shows deflection for very small current okay नाउ अब यहाँ पे इस इतने में दो तीन बातें हो जाती हैं कि सेंसिटिव है तो बहुत छोटे से करंट को भी ये पता कर लेता है माइक्रो एम्पियर ऑर्डर का तो अगर सर 2 4 10 एम्पियर का भेजेंगे तो क्या होगा भाई अगर बहुत ज्यादा करंट भेजोगे तो ये कॉइल जो है ये गैल्वेनोमीटर डैमेज हो जाएगा सो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट सो राइट current of higher order cannot be passed current of higher order higher order cannot be passed because 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 coil of coil of galvanometer galvanometer can get burnt or pointer may get or pointer may get damaged या तो pointer डैमेज भी हो सकता है दैट्स व्हाट द पॉइंट इज
एक गैल्वेनोमीटर को हम लोग ना कुछ इस तरीके से शॉर्ट में दिखाते हैं, देखिए ध्यान से। यहाँ एक ऐसे बना दिया, बोला हेलो, यहाँ पे एक इस तरीके से, यहाँ एक इस पे पॉइंटर लगा हुआ है, और यहाँ 0 है, और 1 2 3 स्केलिंग होगी इसके ऊपर इस तरीके से। और ये FSD है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन। ये 0 है और FSD, 0 तो यू अंडरस्टैंड 0, और FSD का फुल फॉर्म होता है फुल स्केल स्केल डिफ्लेक्शन। फुल स्केल डिफ्लेक्शन मतलब जो भी स्केल बना रखा है उस स्केल के ऊपर पूरा तरीके से, सपोज कर लो पॉइंटर यहाँ है यानी कि 0 करंट जा रहा है, पॉइंटर यहाँ है यानी कि 0 करंट है, ओके। और फिर करंट बढ़ाते गए पॉइंटर यहाँ आ गया, बढ़ता 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 यहाँ तक करंट चला गया, यानी कि मैक्सिमम करंट इतना ही ले सकता है ये। अगर इससे ज्यादा करंट भेजोगे तो ये डैमेज हो जाएगा। दैट्स व्हाट द पॉइंट इज। तो एक तरीका ये है गैल्वेनोमीटर दिखाने का, फुल स्केल डिफ्लेक्शन। दूसरा सिचुएशन कुछ ऐसे भी होता है, हम लोग ऐसे भी दिखाते हैं गैल्वेनोमीटर का, लाइक ये लिया, और फिर यहाँ पे, और यहाँ 0 बोल दिया, और पॉइंटर यहाँ पे फिक्स है। और अब करंट लेफ्ट टू राइट जा रहा है, तो भाई चलो पॉइंटर इधर घूम गया। अगर राइट टू लेफ्ट जा रहा तो करंट पॉइंटर इधर हो गया, तो ये FSD हो गया, यानी कि ये मैक्सिमम करंट है, या यहाँ FSD हो गया। दैट्स व्हाट द पॉइंट इज। तो ऐसे भी हो सकते हैं, यानी कि एक गैल्वेनोमीटर में ऐसे भी इसको को डिजाइन किया जा सकता है, बनाया जा सकता है, जिसमें 0 करंट पे पॉइंटर बिल्कुल यहाँ होगा। और अगर आप करंट उसको लेफ्ट टू राइट भेज रहे हैं या राइट टू लेफ्ट भेज रहे हैं, तो उसके लिए वो अलग अलग तरीके से, यानी कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डेविएट करके दिखाएगा, शो करेगा। सो इस तरीके का ये सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट होता है। इसमें ज्यादा करंट भेजने पे ये खुद डैमेज हो जाएगा या पॉइंटर इसके डैमेज हो जाएंगे। तो इसमें बहुत ही छोटा एम्पियर ऑफ करंट भेजा जा सकता है। इट कैन बी यूज टू मेजर अ करंट ऑफ वेरी लो ऑर्डर। मतलब हम इट कैन बी यूज्ड टू मेजर मेजर करंट करंट ऑफ वेरी लो ऑर्डर। मतलब लो ऑर्डर के करंट को मेजर करने में भी हम इसको काम में ला सकते हैं। Now, why it is called moving coil galvanometer? It is named moving coil because इसमें जो coil होता है वो घूम रहा होता है। So since since coil within device coil within device keep keep moving or keep deflected. I mean since coil within device can can move can move or right, can move or free to move, बल्कि ऐसे लिखे, since coil within device can move under influence of under influence of of under influence of magnetic field, under influence of magnetic field, therefore known as therefore known as moving coil galvanometer. Moving coil galvanometer. galvanometer ठीक है जी। since coil within device can move under influence of एक मिनट, under influence of magnetic field, therefore it is known as what? Therefore known as moving coil galvanometer। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए। ऑल राइट जी। सो ये एक सेंसिटिव डिवाइस होता है। नाउ हाउ इट वर्क्स, इसका प्रिंसिपल क्या है, व्हाट इज द प्रिंसिपल। तो अगर हम इसके प्रिंसिपल की बात करेंगे तो चलो अगले पेज में चलते हैं। बेहतर है प्रिंसिपल को हम लोग यहीं लिख लेते हैं। तो ये जिस प्रिंसिपल पे काम करता है, चलो यहाँ क्या, यहाँ लिख लेते हैं, प्रिंसिपल की बात करते हैं। सो principle, what is the principle of this device? Like current carrying current carrying coil current carrying coil if placed in uniform magnetic
मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस टॉर्क एक्सपीरियंस करता है। करंट कैरिंग कॉइल इफ प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इट फील्ड इट एक्सपीरियंस टॉर्क। तो ये इसका प्रिंसिपल है, इसी के बेसिस पे हम लोग इसको डिजाइन करते हैं। सो लेट सपोज हम वर्किंग समझने की कोशिश करें, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग की बात कर लें। कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग की बात कर लेते हैं। सो आई होप यू ऑल आर एबल टू लिसन मी। तो यहाँ पे जो सेटअप दिख रहा है आपको, ये सो व्हाट वी सी इज ये एक फ्रेम है इस तरीके से, ये एक फ्रेम है। ये जो फ्रेम ये जो देख रहे हैं, ये आउटर फ्रेम, ये नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस का है, नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस का, नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस का फ्रेम है ये, नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस, फ्रेम ऑफ नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस, आउटर फ्रेम ऑफ नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस है। ये बेसिस हैं, स्क्रूज, लाइक लेवलिंग स्क्रूज कह सकते हैं इसको हम लोग, ठीक है। और इसकी कोई जरूरत नहीं है, मतलब छोटा सा डिवाइस के फॉर्म में हम इसको यूज कर लेते हैं। सो इसके अंदर की बनावट की बात कर रहे थे हम लोग। यहाँ पे ये सेटअप दिखाया है, यहाँ देखो एक मैग्नेट, ऐसे दो मैग्नेट रखेंगे, दिस एंड दिस, ये मैग्नेट रखेंगे, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। एक परमानेंट मैग्नेट लिया और एक परमा मैग्नेट को कुछ इस तरीके से रखा कि इधर नॉर्थ है, एक परमा मैग्नेट इधर रखा, उसका साउथ है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, नॉर्थ टू साउथ। तो ये आप जो पिंक लाइन देख रहे हो, पिंक एरोज देख रहे हो, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो दिस इज रिप्रेजेंटिंग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज, ये है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे हमारे लिए, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड। सो यहाँ इसके अंदर दो मैग्नेट रखे गए हैं और इस मैग्नेट के का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म है यहाँ पे। और यहाँ पे एक सेटअप देख रहे हैं आप, यहाँ पे एक सेल लगा के, ये बैटरी लगा के, यहाँ से ये वायर वायर लेके गए, इसको हम मिरर कह देते हैं। एंड फिर ये वायर ऐसे लेके आया और ये एक फ्रेम है, ये देख रहे हैं, दिस दिस इज 3 डायमेंशनल फ्रेम आपको दिख रहा है। और यहाँ से ये तार जो आया है, इसी तार को इस फ्रेम के ऊपर, इसको आर्मेचर भी कह सकते हैं हम लोग। ये जो आपको ग्रीन फ्रेम देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड आर्मेचर। और इस आर्मेचर के ऊपर, एक मिनट, सो आई सेड दैट दिस कैन बी कॉल्ड आर्मेचर, हम कह सकते हैं इसको। तो या फ्रेमवर्क कह लीजिए। तो इस फ्रेमवर्क के ऊपर ये हमने वाइंडिंग, यानी कि ये जो वार तार है, ये ग्रीन वाली, इसको इसके ऊपर लपेटते हुए 1 2 3 एन नंबर ऑफ टर्न्स करके, और फाइनली ये ऐसे घुमा घुमा करके फाइनली वो इधर से, ये ग्रीन वायर है, इसके ऊपर ये व्हाइट जो दिखाई दे रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये ग्रीन इस व्हाइट से कनेक्टेड है। और फिर ये फाइनली आकर के ये जो व्हाइट वाली वायर है, ये यहाँ पे एक स्प्रिंग है, ये दिस इज स्प्रिंग। और ये स्प्रिंग के साथ ऐसे कनेक्ट होता हुआ, यानी कि ये इस पूरे कॉइल के साथ, इस पूरे को इकट्ठे हम कॉइल कहेंगे, इस पूरे को इकट्ठे हम क्या कहेंगे, कॉइल कहेंगे। और ये वायर जो आया इसके ऊपर वाइंड होकर के फाइनली ये स्प्रिंग के साथ कनेक्टेड है। और फिर ये ऐसे चलता चलते चलते यहाँ पे नेगेटिव वायर, आई मीन सेल के, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के पास आ गए। इतनी बात तो आप समझ गए होंगे। सो अब अगर यहाँ पे ये जो वायर है, अगर इस इस अगर करंट भेजते हैं बैटरी से, इसमें करंट भेजते हैं, तो ये करंट ऐसे जाएगा और ये करंट यहाँ से ऐसे घूम रहा है। सो व्हाट इज दिस, करंट का डायरेक्शन क्या हो गया इसमें, क्लॉकवाइज हो गया। तो क्लॉकवाइज करंट बनेगा तो करंट का रिंग लूप होगा, करंट का रिंग लूप होगा तो उसका एक मैग्नेटिक मूवमेंट होगा, और ये मैग्नेटिक फील्ड में है ही। अगर इसमें करंट नहीं जा रहा है तो ये करंट का रिंग लूप नहीं है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे ही पड़ा हुआ है, एंड इट इज स्टेबल, इट्स नॉट गोइंग लेफ्ट और राइट और एनीवेयर, इट्स नॉट टर्निंग, neither going left nor going right nor it is turning. If there is no current, it's not doing any motion. तो जैसे ही हम यहाँ पे
यहाँ तक फिलहाल तो ये बात समझ में आएगी कि यहाँ पे ये स्प्रिंग के साथ लगा हुआ है, ऐसे लगा हुआ है। स्प्रिंग का क्या फंक्शन है? मैग्नेट जो है ये मैग्नेटिक फील्ड दे रहा है, ये सेल क्या कर रहा है, इसमें करंट भेज रहा है, ये एक फ्रेम है जिसके ऊपर वाइंडिंग की गई है। स्प्रिंग का क्या काम है भाई? तो स्प्रिंग का काम ये है कि अगर ये फ्रेम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो ये स्प्रिंग उसको घूमने से अपोज करेगा। अगर ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो ये स्प्रिंग क्या करेगा? लेट सपोज इट इज टर्निंग क्लॉकवाइज, तो ये घूमने का मतलब कि वो स्प्रिंग को भी घुमाने की कोशिश करेगा और स्प्रिंग उसको क्या करेगा? अपोज करेगा। एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तब भी वो स्प्रिंग को घुमाने की कोशिश करेगा और स्प्रिंग घूमने से मना करेगा, यानी कि स्प्रिंग क्या करेगा? एक उल्टा टॉर्क पैदा करेगा। इतनी बात समझ गए आप? सो नाउ हम लोग थोड़ा इसको आगे लेके चल सकते हैं। तो लेट्स सी हियर कि आपने सपोज कर लो सेल से इस पूरे कॉइल में करंट भेज दिया। यस, इसका ये स्प्रिंग कैसा है? इसके थ्रू करंट पास हो रहा होगा, या ऑब्वियसली इसके थ्रू हम करंट, आई मीन ये जो करंट आया इसके साथ जो अटैच किया कि ये करंट ऐसे 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 करंट ऐसे यहाँ पहुंच रहा है, तो करंट इसके थ्रू भी पास हो रहा है। एंड ये जो स्प्रिंग है इसको हम लोग बताते हैं फॉस्फर ब्रॉन्ज का। फॉस्फर ब्रॉन्ज का बना हुआ होता है, फॉस्फर ब्रॉन्ज का होता है। फॉस्फर ब्रॉन्ज का ये स्प्रिंग है। मैं आपको ये एक काम दे रहा हूँ कि आप पता करिए कि फॉस्फर ब्रॉन्ज का ही स्प्रिंग क्यों यूज किया करते हैं, एंड यू राइट मी द आंसर इफ यू नो अबाउट इट। सो दिस इज अ फॉस्फर ब्रॉन्ज का स्प्रिंग होता है, फॉस्फर ब्रॉन्ज का बना हुआ होता है। तो जब हम इसमें करंट भेजते हैं, करंट जा रहा होता है, तो ये करंट का रिंग लूप हो गया। इस करंट का रिंग लूप में करंट का रिंग लूप का करंट कैसे पास हो रहा है? क्लॉकवाइज पास हो रहा है। तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट किधर होगा? इनवर्ड टू द प्लेन, यानी कि जो सामने दिख रहा है इसके इनवर्ड। तो आप देखो इसकी मैग्नेटिक मूवमेंट को, एम वेक्टर को मैंने अंदर की तरफ दिखाया है, और जो मैंने अरेंजमेंट किया नॉर्थ पोल और साउथ पोल उसके हिसाब से ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो नॉर्थ टू साउथ ये मैग्नेटिक फील्ड दिखा रखा है। तो ये जो लूप है, करंट कैरिंग लूप है, या जो क्वाइल है, इस क्वाइल में जो करंट पास होने से ये मैग्नेटिक मूवमेंट है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये एम क्रॉस बी करोगे तो इस पे टॉर्क कैसे लगेगा? नीचे की तरफ, क्योंकि एम टू बी आने के लिए आपको क्लॉकवाइज घूमना पड़ेगा। क्लॉकवाइज होने का मतलब कि ये एक्सिस है जिसके अबाउट ये घूम रहा है, यानी कि दिस दिस स्प्रिंग एंड दिस वायर वर्क एज ए एक्सिस फॉर दिस पर्टिकुलर क्वाइल आल्सो। दैट ओके? तो इस एक्सिस के अबाउट यानी कि टॉर्क लगेगा, टॉर्क का डायरेक्शन डाउनवर्ड होगा, बट इसका रोटेशन कैसा है? क्लॉकवाइज है। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। सो व्हाट आई बिलीव इज वी कैन से दैट कंस्ट्रक्शन एंड वर्क कंस्ट्रक्शन मैंने आपको समझा दिया कि व्हेन करंट passes through coil coil then then it has magnetic moment. It has magnetic moment. When current passes through coil, then it has magnetic moment, magnetic moment, and since it is placed since it is placed in magnetic field magnetic field, it it experience torque. When current passes through coil, then it has magnetic moment, and since it is placed in magnetic field, it experience torque, and that torque is given by m cross b. और चांस की बात है कि जो मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड का अरेंजमेंट ऐसा है कि उनके बीच में 90 डिग्री है, तो ये टॉर्क आया कितने के बराबर? दिस टॉर्क इज इक्वल टू एम बी साइन 90 डिग्री। एम बी साइन 90, ये टॉर्क का मॉड आ गया। तो दिस टॉर्क इज इक्वल टू हाउ मच नाउ? एम बी। नाउ हाउ मच एम इज? तो सपोज कर लो एम क्या? मैग्नेटिक मूवमेंट है, दैट इज आई इंटू ए लिखना चाहिए हमें, और बी लिख दिया यहाँ पे साइन 91 हो गया हमारे पास। लेकिन इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितना एन है, तो हमने यहाँ पे एन मल्टीप्लाई कर दिया, सो एन आई बी ए। हम छोटा एन भी ले सकते हैं, बड़ा एन भी ले सकते हैं, यानी कि अब इस टॉर्क को कैसे याद रखें? सो दिस कम्स आउट बी आई एन ए, बीना। दिस इज द टॉर्क एक्टिंग ऑन दिस। टॉर्क का डायरेक्शन पता हो गया, एम आपको पता है, बी मालूम है, एम क्रॉस बी से ऐसे टॉर्क लगेगा। तो जब ये घूमना स्टार्ट करेगा, इट विल स्टार्ट टर्निंग, ये स्प्रिंग क्या करेगा? उसको अपोज करेगा। ये टॉर्क इस पे लग रहा है। देखो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फिक्स है, तो सपोज करो ये जो एम वेक्टर है ये टॉर्क कब लग रहा है? जब एट द स्टार्ट, यानी कि जब मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक मोमेंट के बीच में 90 डिग्री है तब। तो अभी थोड़ी देर में ये क्या होगा? ये घूमना स्टार्ट करेगा। जैसे ये घूमना स्टार्ट करेगा, कौन घूमना स्टार्ट करेगा? ये क्वाइल। तो ये जो मैग्नेटिक मूवमेंट था, अब वो मैग्नेटिक मूवमेंट सपोज करो कुछ ऐसे आ गया,
कुछ इस तरीके से। अब जब ये ऐसे आ जाएगा, यानी कि दिस हैज टर्न बाय थीटा, यानी कि कॉइल थीटा से टर्न कर गया। कॉइल कितने से टर्न कर गया? थीटा से। कॉइल कितने से टर्न कर गया? थीटा से। तो कॉइल जब थीटा से टर्न करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन तो सेम रहा। अब ये थीटा आ चुका है, ये 90 था, तो ये एंगल कितना हो गया? 90 माइनस थीटा। तो जो इस पे टॉर्क लग रहा था स्टार्टिंग में बिना लग रहा था। सो एट थीटा, आई मीन फॉर थीटा एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, फॉर थीटा एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, समझ रहे होंगे आप मेरी बात? यानी कि सपोज फोर थीटा एंगल ऑफ, फोर थीटा एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, फोर थीटा एंगल ऑफ, थीटा एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, तो अगर एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन थीटा हो गया, वो थीटा एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन की बात करें, तो थीटा एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन की वजह से अब टॉर्क क्या लगेगा जी? बीना। सो दिस टॉर्क इज इक्वल टू नाउ बी आई एन ए, एंड दैट इज यू विल बी राइटिंग एम क्रॉस बी, में एम और बी के बीच का एंगल चाहिए, सो दैट इज नाउ साइन 90 माइनस थीटा विल बी राइटिंग, क्योंकि थीटा से कौन टर्न किया? कॉइल टर्न किया है। तो एम और बी के बीच में एंगल कितना हो गया? 90 माइनस थीटा। सो नाउ दिस टॉर्क हैज कम टू बी आई एन ए कॉस थीटा, दिस टॉर्क हैज कम। अच्छा, जब ये थीटा घुमा होगा, व्हेन इट हैज टर्न बाय थीटा, तो ये स्प्रिंग क्या कर रहा होगा? अपोज कर रहा होगा। तो इस स्प्रिंग का अपोजिशन कितना होगा? तो लेट सी, लेट लेट यहाँ पे इस टर्म को समझिए, लेट के इज रिस्टोरिंग टॉर्क, रिस्टोरिंग टॉर्क, इज रिस्टोरिंग टॉर्क, टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट, पर यूनिट ट्विस्ट अप्लाइड बाय स्प्रिंग, अप्लाइड बाय स्प्रिंग। यानी कि जो ये स्प्रिंग है हमारे पास, इस स्प्रिंग का जो रिस्टोर करने का, यानी कि अपोज करने की जो कैपेसिटी है, उसके बारे में बात करें कि लेट के इज रिस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट अप्लाइड बाय स्प्रिंग। तो अगर वो रिस्टोरिंग टॉर्क के अप्लाई करता है यूनिट एंगल ऑफ यूनिट एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन की वजह से, तो सपोज करो अभी तो ये कॉइल थीटा डिग्री से डिफ्लेक्ट कर गया है, तो रिस्टोरिंग टॉर्क कितना बनाएगा? सो रिस्टोरिंग टॉर्क इज नाउ, रिस्टोरिंग टॉर्क, रिस्टोरिंग टॉर्क इज इक्वल टू के थीटा। रिस्टोरिंग टॉर्क कितना होगा? के थीटा। सो अब कहा जा रहा है कि लेट लेट थीटा एंगल रिफ्लेक्ट होने पे, यानी कि जब ये कॉइल कॉइल यहाँ से घूमता हुआ ऐसे एम से कहीं और, ये थीटा कुछ भी हो सकता है ना भाई। सो फॉर एनी थीटा देयर विल बी के थीटा। सपोज कर लो किसी एक पर्टिकुलर थीटा के लिए, मतलब अलग अलग थीटा पे अभी के थीटा छोटा है और बीना कॉस थीटा की वैल्यू बड़ी है, क्योंकि थीटा ये जब छोटा होगा, दिस थीटा विल बी स्मॉल, तो बीना कॉस थीटा की वैल्यू बड़ी होगी और ये के थीटा की वैल्यू क्या होगी? छोटी होगी। तो स्मॉलर थीटा के लिए ये बड़ा होगा और ये छोटा होगा। अब तो ये बड़ा होगा और ये छोटा होगा, तो यानी कि और डिफ्लेक्ट होगा, फिर और डिफ्लेक्ट होगा, लेकिन जैसे जैसे डिफ्लेक्शन बड़ा होता जाएगा, ये कॉस थीटा की वैल्यू बड़ी होती जाएगी। सो बिना कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी, और के थीटा की वैल्यू बड़ी होती जाएगी। सो फॉर अ सर्टेन सिचुएशन, एक ऐसा थीटा मिलेगा कि अब उस थीटा पे बिना कॉस थीटा की वैल्यू और के थीटा की वैल्यू क्या हो गई? इक्वल हो गई, और दोनों टॉर्क अपोजिट हो गए, इक्वल एंड अपोजिट हो गए। तो लेट एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम, यानी कि जिस हम इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, सो विल राइट लाइक दिस, व्हाट विल राइट लाइक दिस, वी नो दैट, वी नो दैट दैट एट इक्विलिब्रियम restoring torque, restoring torque and deflecting torque, deflecting torque, restoring torque and deflecting torque, दोनों। तो ये दोनों क्या होंगे? इक्वल एंड अपोजिट होने चाहिए। इक्वल टू और माइनस, माइनस सिर्फ इसलिए लगाया क्योंकि एक टॉर्क दूसरे टॉर्क के अपोजिट डायरेक्शन में। रिस्टोरिंग टॉर्क इज इक्वल टू माइनस डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क किसको मान रहे हैं? बिना कॉस थीटा, यानी कि दिस इज फॉर, ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की बात कर रहे हैं, दिस टॉक्स अबाउट डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की बात कर रहा है, एंड दिस टॉक्स अबाउट रिस्टोरिंग टॉर्क, ये रिस्टोरिंग टॉर्क की बात कर रहा है। ठीक है जी। सो आपने इन दोनों को इक्वल एंड अपोजिट बता दिया। अब क्या है न्यूमेरिकली, व्हाट न्यूमेरिकली, तो ये दोनों बराबर होंगे भाई। तो ये इसका मतलब कि के थीटा इज इक्वल टू बी आई एन, बी आई एन ए बीना कॉस थीटा। ओके, सो नाउ ये हमारे पास न्यूमेरिकली रिजल्ट आया है। हमें इस पे गौर करना चाहिए, समथिंग
बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट है, लेकिन इससे भी और आगे और इम्प्रोवाइज रिजल्ट मिलेगा। सो के थीटा इज इक्वल टू बीना कॉस थीटा। तो भाई गैल्वेनोमीटर, सपोज कर लो थीटा डिफ्लेक्शन दे करके, थीटा एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन दे करके, और उसके बाद वो आगे डिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, यानी कि इसमें करंट इतना पास हो रहा था इस कॉइल में कि जो उसका टॉर्क था स्टार्टिंग में बीना था, बड़ा था, थीटा चला, टॉर्क थोड़ा कम हुआ, लेकिन और के थीटा बढ़ा, और बढ़ा टॉर्क, यानी कि जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क वो धीरे धीरे घट जा रहा है और रिस्टोरिंग टॉर्क धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, एक टाइम पे दोनों बराबर हो गए, और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और रिस्टोरिंग टॉर्क दोनों बराबर हो गए, तो के थीटा इज इक्वल टू दिस। अब उसके आगे नहीं जा रहा है, यानी कि अब कॉइल में जो करंट जा रहा था, इफ यू आर इंटरेस्टेड टू मेजर दिस करंट, देन हाउ विल बी डीलिंग विद दिस, ये करंट निकालने के लिए आप क्या करोगे, तो दिस करंट निकालने के लिए कहोगे ओके दिस इज के थीटा अपॉन बी एन ए कॉस थीटा। सो आप एक इस तरीके से करंट मेजर करने का इस गैल्वेनोमीटर के इस, यानी कि क्या कहा जा रहा है कि ये एक रिजल्ट खड़ा हुआ है। इसका मतलब कि अगर इस पे जो पॉइंटर लगा होगा, ये जो देख रहा होगा, ये जो कॉइल है, इस कॉइल पे एक पॉइंटर लगा देंगे, और ये कॉइल जैसे ही जितना जितना टर्न करेगा, सपोज कर लो हमने कॉइल का पॉइंटर ऐसे लगा रखा है, ये मैं दिखा रहा हूँ आपको, सपोज कर लो इस कॉइल के माथे पे एक हमने पॉइंटर लगा रखा है कुछ इस तरीके से, वो पॉइंटर कुछ इस तरीके से अंदर की तरफ जा रहा है जी, ऐसे ऐसे आपको दिखा रहा है, जिस तरीके से ये पॉइंटर लगा हुआ। अब अब क्या होगा, यहाँ पे ये जो मिरर है, इस मिरर के थ्रू आप देखते हैं तो पता चला ये पॉइंटर है। अब ये जितना कॉइल घूमेगा ये पॉइंटर भी क्या होगा, उतना ही घूमेगा, और जहां पे ये पॉइंटर आके रुक गया, लेट सपोज ये पॉइंटर आके यहाँ रुक गया, इसका मतलब थीटा डिफ्लेक्शन किया है। अब थीटा डिफ्लेक्शन किया है तो इसमें करंट कितना पास हो रहा था, यू कैन फाइंड दिस आई इज इक्वल टू के थीटा अपॉन बी एन ए कॉस थीटा। तो आपने इसमें कितना मैग्नेटिक फील्ड रखा है, दैट मैग्नेटिक फील्ड यू नो, इस पे कितना नंबर ऑफ टर्न्स रखा है, दैट यू नो, व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस लूप, दैट यू नो। So you know B, you know N, you know A, एंड कितना थीटा टर्न किया है ये फ्रॉम ऊपर से आप, यानी कि जो ग्लास मिरर जो लगा रखा है उसके थ्रू, ग्लास कह लो, और या जिसके थ्रू, मतलब एक प्लेन मिरर के थ्रू जिसको हम झांक करके देख सकते हैं, मतलब ट्रांसपेरेंट ग्लास यू कैन से, और उसके थ्रू आप देख रहे हैं कि ये कितना डिफ्लेक्ट हुआ है। So you can measure how, I mean, you don't call it mirror, you can say transparent glass कह लो, और इसके थ्रू आप इसका पॉइंटर कितना डिफ्लेक्ट हुआ आपने उसको बड़ी आसानी से रीड कर लिया। एक स्केल बना देंगे इसके ऊपर, इस स्केल के थ्रू हम मेजर कर लेंगे कि ये कैसे मेजर कर रहा है, या एक स्केल यहाँ लगा देंगे, या इसका पॉइंटर जितना उड़ेगा हम वहां से देख करके बता सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी लूप में कितना करंट पास हो रहा है, कितना करंट पास हो रहा है, दैट करंट कैन बी वेरी इजीली कैलकुलेटेड बाय नोइंग कि हमने उस गैल्वेनोमीटर को का जो कॉइल है, उस कॉइल को कितने बड़े मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, उस कॉइल का लूप का एरिया वेक्टर क्या है, उस कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स कितना है, और जो स्प्रिंग रहा है उसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है। सो बाय दिस यू कैन मेजर दिस। तो अब यहाँ पे ये गैल्वेनोमीटर का जो पॉइंटर है वो डिफ्लेक्ट करेगा, उसका एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन मेजर करेंगे, और फिर हम बता देंगे कि इसमें करंट कितना जा रहा होगा। बट अब यहाँ एक दिक्कत है, अगर आप इसको देखें तरीके से, तो दिस इंप्लाइज यू व्हाट, आई कैन वी से दैट आई प्रोपोर्शनल टू थीटा, क्या लिख दे आई प्रोपोर्शनल टू थीटा, कैन वी से दैट कि आई प्रोपोर्शनल टू थीटा, नो यू कांट से दैट, you will have to say I proportional to theta upon cos theta, I proportional to theta upon cos theta कहना पड़ेगा। क्यों भाई, क्योंकि थीटा वेरी करने से cos theta की भी वैल्यू चेंज होगी, और k अपॉन बी एन ए क्या है, कांस्टेंट है, के अपॉन बी एन ए क्या है, कांस्टेंट के फॉर्म में, चूंकि जो स्प्रिंग लगाया उसका ये स्प्रिंग कांस्टेंट है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये नंबर ऑफ टर्न्स है, ये एरिया, ये सब कांस्टेंट है। दिस के अपॉन बी एन ए, के अपॉन बी एन ए, के अपॉन दिस बी एन ए, एक मिनट इसको ठीक से लिख लें। तो आई एम सेइंग दैट दिस के अपॉन बी एन ए, दिस इज कॉल्ड galvanometer constant, gm constant, galvanometer constant, इसको g से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। तो इसका मतलब कि एक करंट की बात करें तो यहाँ पे एक फॉर्मूला क्या है आपके पास, I इज इक्वल टू जी थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो अजीब सा नहीं लगा कि ये बहुत खराब जी बन गया। तो लेट्स सी, इसको उड़ाते हैं हम लोग यहाँ पे, और एक कायदे का जी लिखते हैं। सो
दिस इज आई जी थीटा अपॉन कॉस थीटा, ऐसे हम इस रिजल्ट को लिख सकते हैं। बट वी आर नॉट सेटिस्फाइड। व्हाई वी आर नॉट सेटिस्फाइड? हम ये देख रहे हैं कि करेंट और थीटा जो है वो दूसरे पे लीनियरली, आई एम यूजिंग अ वर्ड, करेंट थीटा के ऊपर लीनियरली डिपेंडेंट नहीं है। सो इफ आई नेम दिस इक्वेशन, लाइक इसको इक्वेशन 1 बना दे, तो फ्रॉम 1 आई एम राइटिंग, फ्रॉम 1, फ्रॉम 1 it is obvious, it is obvious that I is I is not, this I बोले तो करंट की बात, is not linearly dependent, dependent upon, depend dependent dependent upon थीटा। भाई वो थीटा पे linearly dependent नहीं है, दिस इज डिपेंडेंट लाइक थीटा अपॉन कॉस थीटा की बात हो रहा है। तो ये थोड़ा हम लोगों को अटपटा लग रहा है। हम एक ऐसा सिचुएशन चाह रहे हैं जहां पे पता चलेगा कि क्योंकि इसमें दिक्कत क्या होगी, मतलब व्हाट इज द प्रॉब्लम इन दैट। प्रॉब्लम ये है कि आप के अपॉन बी एन ए की वैल्यू तो कांस्टेंट होगी, जी हो गया। अब आप जितने डिग्री पे जाएंगे तो थीटा और अपॉन कॉस थीटा, मतलब जो थीटा लोगे नीचे कॉस थीटा की भी वैल्यू रखनी पड़ेगी और फिर उसके हिसाब से आपको एक वैल्यू रखना पड़ेगा। तो आप अगर यहाँ से देखना चाहें कि भाई हेलो, लेट सपोज यू मेक लाइक दिस, एक ऐसा सेटअप बनाए, एक ऐसा सेटअप बना दें आप, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से आप एक सेटअप बना दें और आप कहें कि यहाँ पे आप एक पॉइंटर रखेंगे। यूर सेइंग कि मैं इसके अंदर एक छोटा सा पॉइंटर रखूंगा। अब अगर आप इसमें एक पॉइंटर रखेंगे तो आपकी तो इच्छा ही है ना कि ये पॉइंटर कितना डिफ्लेक्ट हुआ, सिर्फ मुझे ये मालूम हो। और इसके मालूम होने के साथ ही हमें, मतलब क्या मालूम हो आपको कि भाई कितना डिफ्लेक्ट हुआ, और आपकी इच्छा होगी कि अगर ये कितना डिफ्लेक्ट किया ये पता चला तो हम सीधा सीधा बता सके कि इसमें कितना करंट जा रहा है, सीधा मतलब उस थीटा को मेजर किया, भाई ये कितना डिफ्लेक्ट हुआ, थीटा इंटू एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई करा और आंसर निकाल लें। तो ऐसी स्थिति अभी हमारे पास नहीं है। तो साइंटिस्ट लोगों ने इसका एक जुगाड़ बनाया। जुगाड़ क्या बनाया? सो टू मेक करंट linearly डिपेंडेंट अपॉन थीटा, टू मेक करंट करंट linearly linearly डिपेंडेंट। ये सब चीजें आपको एनसीईआरटी में नहीं बताई गई। टू मेक करंट linearly डिपेंडेंट अपॉन थीटा, राइट, थीटा पे डिपेंड करने के लिए क्या किया? तो हम लोगों ने, लेट्स सी व्हाट वी हैव डन, वी आर अरेंजिंग, वी अरेंज वी अरेंज रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। क्या किया? रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, वी अरेंज रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। अब ये रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्या चीज है? तो इस रेडियल मैग्नेटिक फील्ड को समझने के लिए मैंने यहाँ पीछे एक फिगर बना रखी है आपके लिए। सोचो एक सेमी सर्कुलर नॉर्थ पोल है और एक सेमी सर्कुलर साउथ पोल है। तो अगर सेमी सर्कुलर नॉर्थ पोल और अगर सेमी सर्कुलर साउथ पोल होगा तो इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? यहाँ से लाइंस ऑफ फोर्स नॉर्थ टू साउथ ऐसे आएगी, नॉर्थ टू साउथ ऐसे जाएगी। यानी कि ये जो एरो देख रहे हैं, यानी कि ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, सब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। अब आप देख रहे हैं कि अगर आप ऐसा मैग्नेटिक फील्ड अरेंज कर देते हैं सेमी सर्कुलर मैग्नेटिक पोल्स ला करके, क्या नाम बोला मैंने इनका? आई सेड दैट कि ये सेमी सर्कुलर मैग्नेटिक पोल्स हैं। व्हाट आर दे? सेमी सर्कुलर सेमी सर्कुलर सेमी सर्कुलर सर्कुलर मैग्नेटिक पोल्स हैं। तो अब अगर ये सेमी सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड होगा तो इससे कैसा मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे आया है? तो मैग्नेटिक फील्ड देखो इस तरीके से, यहाँ से देखो, नॉर्थ पोल है, नॉर्थ से सेंटर की तरफ आ रहा है, फिर यहाँ से सेंटर से इधर साउथ की तरफ जा रहा है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड अगर आप अरेंज कर देते हैं तो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड को, इसको हम लोग कहते हैं रेडियल मैग्नेटिक फील्ड अरेंजमेंट। क्या है ये हमारे लिए? व्हाट इज दिस? रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड अरेंजमेंट, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड अरेंजमेंट। तो ये रेडियल, ठीक है, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, बच्चा लोग, सो ऐसे इट इज अ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड अरेंजमेंट है। तो अगर ये रेडियल मैग्नेटिक फील्ड अरेंजमेंट है तो हमने इस रेडियल मैग्नेटिक फील्ड अरेंजमेंट के लिए क्या किया है?
तो सेमी सर्कुलर पोल्स लगा दिए कुछ इस तरीके से। अब देख रहे हैं यहाँ से ऐसे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है हर डायरेक्शन में, यानी कि ये सब बी। अच्छा, अब ये बी वेक्टर, ये बी वेक्टर, ये बी वेक्टर, ये बी वेक्टर, ये वेक्टर, सबका डायरेक्शन अलग अलग है, बट सबका मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। इज दैट ओके ना? तो अगर हम रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का अरेंजमेंट करते हैं, यानी कि यहाँ पे ये नॉर्थ और साउथ ये जो पोल्स थे, इन पोल्स को हटा करके हम एक सेमी सर्कुलर पोल्स ला के रख देते हैं। और जब सेमी सर्कुलर यानी कि सेटअप को यहाँ से ये हटा के सेमी सर्कुलर पोल्स लगा देते हैं, तो आपके एनसीईआरटी में वो सेमी सर्कुलर पोल वाला फिगर बना के रखा हुआ है। बट वी शुड नो व्हाई वी आर गोइंग दैट, सो दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड फ्रॉम हियर, ताकि ये पता चले कि हम लोग एक्चुअली ये सिचुएशन थी, और जब हमें यहाँ दिक्कत हुई तो हमें सेमी सर्कुलर मैग्नेटिक पोल्स की जरूरत पड़ी। अब ये सेमी सर्कुलर मैग्नेटिक पोल्स आप ले लेंगे और फिर इसमें वो कॉइल रख देंगे। तो आप जरा देखिए मैंने यहाँ पे क्या चीज बताया, कि जब ये कॉइल टर्न किया थीटा से, ये कॉइल कितने से टर्न किया, थीटा से, तो इसका मैग्नेटिक मूवमेंट क्या हो गया, ये के बजाय अब यहाँ मैग्नेटिक मूवमेंट आ गया, एम यहाँ था और यहाँ से ये एम यहाँ आ गया। तो अगर ये थीटा से टर्न किया तो इस बी और एम के बीच में एंगल कितना हुआ, 90 माइनस थीटा हुआ। इज दैट ओके ना? अब अगर हम सेमी सर्कुलर मैग्नेटिक पोल्स रखते हैं तो क्या होगा, सेमी सर्कुलर मैग्नेटिक पोल्स रखते हैं तो क्या होगा, तो सेमी सर्कुलर मैग्नेटिक पोल्स रखते हैं तो जरा देखिए इस चीज को समझने की कोशिश करिएगा। मैं यहाँ पे एक छोटा सा प्लेन ये बनाया, ये सपोज कर लो उस लूप को सिंबॉलिकली ऐसे रिप्रेजेंट किया, और बोला कि ये जो लूप है इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, दिस लूप इज रोटेटिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर एक्सिस, इस एक्सिस, ये लूप इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है। तो अगर ये लूप, if this loop is rotating about axis, और अभी हमने इसका रोटेशन कैसा दिखाया है, what kind of rotation we have seen, m और b का जो अरेंजमेंट है क्लॉकवाइज है, so let's suppose this is turning like this, अगर एंटी क्लॉकवाइज टर्न कर रहा है। अब हम यहाँ पे इस जगह पे स्टार्टिंग में इसका m वेक्टर इधर था और मैग्नेटिक फील्ड इधर था। अब जरा सोचिएगा अच्छे तरीके से, अब जैसा बना रहा हूं उस डायग्राम को समझना होगा। और सपोज कर लो मैं यहाँ पे ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ले रहा हूँ, ये वाला, ये मैग्नेटिक फील्ड लिया, और हमने बोला कि इस वाले लाइन से हम इसके मैग्नेटिक मूवमेंट को दिखा रहे हैं। भाई देखो ये तो हमने ले लिया, और ये इसका मैग्नेटिक मूवमेंट है इस जगह पे 90 डिग्री पे। ठीक है जी, ये इसका मैग्नेटिक मूवमेंट है। तो ठीक है, ये इसका मैग्नेटिक मूवमेंट हमने दिखा दिया, ये स्टार्टिंग की सिचुएशन हो गई। अब क्या किया हमने, अब हम ये कह रहे हैं कि ये कॉइल थोड़ा सा टर्न किया, तो थोड़ा टर्न करके इधर आ गया। अब जब ये टर्न किया तो अब इसका यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसा दिखाया, वी आर शोइंग अ मैग्नेटिक फील्ड लाइक दिस नाउ। अब हमने ये दिखाया कि ये कॉइल हमारा थीटा से टर्न कर गया, सो दिस कॉइल हैज टर्न बाय हाउ मच, थीटा एंगल, थीटा एंगल से टर्न कर गया। तो हमारा जो ये ग्रीन मैग्नेटिक मूवमेंट था वो अब वो भी कितने से टर्न किया होगा, थीटा से टर्न किया होगा। तो चलो भैया इसका मैग्नेटिक मूवमेंट भी हमने कह दिया, लो वी शोन लाइक दिस। और अब कह रहे हैं यहाँ पे हम, ये एंगल भी, ये जो ये वाला एंगल है, ये भी थीटा टर्न किया, यानी कि कॉइल थीटा से टर्न किया। ये मैग्नेटिक फील्ड ले लेते, और पहले ये एम था, ये एम था, ये बी था। अब क्या हुआ, कॉइल थीटा से टर्न हुआ, अब हम ये वाला बी यूज करेंगे और ये वाला एम यूज करेंगे। तो जब ऐसा करेंगे थोड़ा ये और टर्न होएगा, लेट सपोज इट कम्स लाइक दिस, मतलब अब जगह नहीं है वरना आप इतने में आप फिलहाल समझेंगे। फिलहाल यहाँ देखिए इस ये ग्रीन लाइन और इसके बीच में एंगल कितना डिग्री था, इफ वी टॉक अबाउट दिस, ये एंगल कितना था, 90 डिग्री। और अभी इसके और इसके बीच में एंगल कितना है, ये भी 90 डिग्री। तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का अरेंजमेंट का ये फायदा होगा कि लूप जिस प्लेन में आएगा, हम ये वाला मैग्नेटिक, इस प्लेन में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ले लेंगे, और जो मैग्नेटिक मोमेंट इसके परपेंडिकुलर इस जो लूप के होगा उसके बीच का टॉर्क निकालेंगे। तो यहाँ सवाल उठता है बाकी मैग्नेटिक फील्ड का क्या होगा, जो बाकी में है। लेट सपोज जैसे यहाँ पे आपने प्लेन यहाँ रखा, लेट सपोज इसमें प्लेन है, इस वाले में प्लेन है, ये समझा रहा हूँ, ये खास बात है ये समझाने के लिए कि इसमें प्लेन है। तो इसमें प्लेन है तो हमने ये यूज किया, तो क्या जब हम ये यूज करते होंगे तो ये बी वेक्टर है और एम वेक्टर इसका अंदर की तरफ आता होगा, इसका एम वेक्टर किधर की तरफ आता होगा, अंदर की तरफ अंदर की तरफ आता होगा इसका एम वेक्टर। ठीक है जी, ऐसे आता होगा, और आपने इसको 90 डिग्री दिखा रखा है। ओके, तो ये आपने टॉर्क कैलकुलेट किया। तो जैसे ही कॉइल टर्न करेगा यहाँ पे आएगा,
अभी फिलहाल यहाँ बात, क्योंकि जब वो यहाँ पे है तो ये वाला मैग्नेटिक फील्ड और ये वाला मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड और ये मैग्नेटिक फील्ड, क्या ये इस पे टॉर्क नहीं लगा रहा होगा? तो अगर इस मैग्नेटिक फील्ड और इस एम के बीच के एंगल निकालोगे और इस मैग्नेटिक फील्ड और इस एम के बीच में एंगल निकालोगे तो इन दोनों का टॉर्क होएगा। बट ये दोनों टॉर्क क्या बनेंगे? इक्वल एंड अपोजिट बन जाएंगे। तो इक्वल एंड अपोजिट बनेंगे तो इन दोनों का टॉर्क इसके ऊपर लगेगा, बट इक्वल एंड अपोजिट टॉर्क बनने की वजह से कैंसिल हो जाएगा। ठीक ठीक उसी तरीके से अगर ये वाला मैग्नेटिक फील्ड लोगे तो ये भी इस कॉइल के ऊपर टॉर्क लगाएगा और ये वाला मैग्नेटिक फील्ड इस पे टॉर्क लगाएगा, वो दोनों इक्वल एंड अपोजिट हो जाएगा और दोनों कैंसिल हो जाएंगे। लेकिन बचेगा क्या? सिर्फ ये वाला मैग्नेटिक फील्ड और इस एम के बीच में जो टॉर्क होगा वो कैंसिल नहीं होगा। सो इन अ सिमिलर वे अगर ये कॉइल घूम करके यहाँ आ जाती है तो जितने तीन, जैसे यहाँ आ गया तो यहाँ तीन मैग्नेटिक फील्ड ऐसे दिखा रहे, तो उसी तरीके से इधर भी तीन मैग्नेटिक फील्ड होंगे। तो जो मैग्नेटिक फील्ड इसके प्लेन में है उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो टॉर्क लगेगा वो बचेगा और बाकी सारे मैग्नेटिक फील्ड जो उस पर टॉर्क लगाएंगे वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब देखो ये बात लिखी नहीं गई है कहीं पे, आपको ये सुन के समझना होगा और आपको जरूर अपने शब्दों में लिखना चाहिए। यू मस्ट नो हाउ टू राइट। और इसी चीज को समझाने के लिए मैंने पहले से यहाँ पे ये फिगर बना के रखा था कि मुझे मालूम था कि मुझे ये बात समझानी पड़ेगी, इसलिए मैंने यहाँ पे ये दिखा दिया, दो बार दिखा दिया। ठीक है जी। तो लेट सपोज मैं आपको इसको B1 वेक्टर कह देता हूँ, इसको B2 वेक्टर कह देता हूँ, इसको M1 वेक्टर कह देता हूँ, इसको M2 वेक्टर कह देता हूँ कि भाई ये मैग्नेटिक मूवमेंट किस मामले में डिफर है? दोनों का डायरेक्शन डिफरेंट है। ये B1 B2 किस मामले में डिफरेंट है? दोनों का डायरेक्शन डिफरेंट है। यहाँ पे लिख दिया कि B1 का मॉड और B2 का मॉड क्या है? सेम है, ऐसे लिख दिया। और M1 का मॉड और M2 का मॉड भी क्या है? सेम है। इसका मतलब कि जब आप यहाँ पहुंचे तो ये वाला M2 लेकर के इसका टॉर्क बना, बाकी सारे मैग्नेटिक फील्ड का टॉर्क कैंसिल हो जाता है। तो इतनी बात करने के बाद, सो व्हाट वी आर सेइंग, टू मेक, इतनी बात करने के बाद मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये रेडियल मैग्नेटिक फील्ड की बात समझ में आ गई होगी। So to make current linearly dependent upon theta, we arrange the radial magnetic field. And due to this arrangement, now I'm writing, and due to this arrangement, and due to this arrangement, torque on the coil, torque on the coil is always, how much? The torque is equal to torque on the coil. कौन सा टॉर्क? यहाँ पे ये वर्ड यूज करते हैं, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। And due to this arrangement, deflecting torque on the coil is always torque is equal to mb sin 90 degree, right? क्योंकि थीटा से कॉइल टर्न हुआ है तो ठीक है जी, उसका एम वेक्टर चेंज हो गया है। तो उस थीटा चेंज होने के बाद जो 90 डिग्री पे आया, हम वो वाला मैग्नेटिक फील्ड ले रहे होंगे जो उस कॉइल के प्लेन में होगा। सिर्फ वही दोनों, यानी कि उस एम और बी के वजह से जो टॉर्क होगा वही टॉर्क एक्ट करेगा। बाकी जो वहां पे अदर मैग्नेटिक फील्ड्स हैं, उन मैग्नेटिक फील्ड्स की वजह से जो टॉर्क होगा वो इक्वल और अपोजिट होकर कैंसिल हो जाएगा। दैट्स व्हाट माय पॉइंट इज। So due to this arrangement, deflecting torque on the coil is uh, torque is equal to mb sin 90 डिग्री। एंड अब डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? mb, राइट। सो ड्यू टू दिस अरेंजमेंट, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क ऑन द कॉइल इज ऑलवेज टॉर्क इज इक्वल टू mb sin 90 डिग्री। सो now now what will happen? Now when coil has turned by theta, when coil has turned turned by coil has turned by theta angle and attain equilibrium, and attain इक्विलिब्रियम, यानी कि यहाँ पे जाके इक्विलिब्रियम अटेन करता है, इक्विलिब्रियम। इसका मतलब क्या हुआ? अब यहाँ पे कहेंगे कि रिस्टोरिंग टॉर्क, दिस इंप्लाइज कि रिस्टोरिंग टॉर्क क्या होगा? रिस्टोरिंग टॉर्क इज इक्वल टू डिफ्लेक्टिंग टॉर्क एंड इक्वल एंड अपोजिट टू डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। तो अब उस केस में हम क्या करेंगे अगले स्टेप में? तो रिस्टोरिंग टॉर्क की वैल्यू क्या लिखेंगे? रिस्टोरिंग टॉर्क विल बी रिटन के थीटा, क्योंकि कॉइल थीटा से टर्न हुआ है तो भाई ये जो स्प्रिंग मैंने बताया था ये तो थीटा से ही टर्न हुआ है, कॉइल टर्न हुआ तो थीटा से ही टर्न हुआ, तो के थीटा तो होगा रिस्टोरिंग टॉर्क। और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की वैल्यू क्या लिखेंगे? अब हम लोग डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की वैल्यू लिखेंगे बी आई एन ए, राइट। क्योंकि वहां पे तो जो एम और बी के बीच का एंगल है वो 90 डिग्री आ गया, सो एम बी साइन 90 के हिसाब से वो दैट्स व्हाट, यानी कि साइन 90 ऐसे लिख दिया और बोला के थीटा इज इक्वल टू बी आई एन ए, ऐसे आ गया। अब अगर ये सिचुएशन बन गई
तो अब आप देखिए आई की वैल्यू क्या हो गई, सो दैट कम्स के थीटा अपॉन बी एन ए आ गया हमारे पास। सो आई इज इक्वल टू आपके पास के थीटा अपॉन बी एन ए आ गया, ये रिजल्ट। अब आप कॉइल कितना डिग्री टर्न हुआ, दैट थीटा यू नो, एंड दैट डिग्री को, जो भी डिग्री आया उसको एक कांस्टेंट जो के अपॉन बी एन ए है, जो स्प्रिंग का स्प्रिंग कॉन्स्ट आई मीन स्प्रिंग कांस्टेंट नहीं कहेंगे उसको, रिस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट कहेंगे। दैट रिस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट और मैग्नेटिक फील्ड जो हमने वहां पे लगा रखा है, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, और नंबर ऑफ टर्न्स और उस लूप का एरिया, ये सब हमें मालूम है। तो यहाँ से आई के थीटा अपॉन बी एन है। सो अब आपको सिर्फ थीटा मेजर करना और आई आपके पास चला है। तो इस तरीके से बाय मेजरिंग, एंड सिंस k अपॉन बी एन ए इज अ कांस्टेंट, लाइक दैट इज g, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट है, इसको हम लोग कहेंगे गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट कहेंगे। तो ये ध्यान रखना है यहाँ पे, इसको गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट यूज किया जा रहा है। बट आगे टॉपिक पढ़ेंगे तो वहाँ एक गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस यूज करेंगे, उसको भी हम लोग जी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट कहने का मतलब, ठीक है, that should go to your mind, that is k upon bna. So this I is equal to g theta, और इस तरीके से हम करंट मेजर कर सकते हैं। क्लियर हो गया पॉइंट। अब यहाँ पे दो छोटे छोटे टर्म पढ़ा जाता है, दैट टर्म इज कॉल्ड करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी। सो नाउ व्हाट इज करंट सेंसिटिविटी एंड व्हाट इज वोल्टेज सेंसिटिविटी, अब यहाँ तक तो बात समझ में आ गई आपको। वेरी पावरफुल रिजल्ट, इसके क्वेश्चंस सॉल्व करने में हम लोग यूज करेंगे। और ये सिंस लिखने की कोई जरूरत नहीं थी यहाँ पे, राइट। सो सो नाउ व्हाट, वैसे ही नाउ हमारे पास ये रिजल्ट हो गया, आई इज इक्वल टू के थीटा अपॉन बी एन ए और आई इज इक्वल टू जी थीटा। अब मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि हमें करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी के बारे में बात करनी है। तो व्हाट इज दिस करंट सेंस, ऐसे लिखते हैं, सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर, व्हाट वी आर गोइंग टू राइट, सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी ऑफ, सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर, ऑफ गैल्वेनोमीटर। एक गैल्वेनोमीटर कितना सेंसिटिव है, इसकी बात करें, सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। तो ये दो तरीके के होते हैं, एक होता है करेंट सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी। तो ये क्या चीज है भाई, व्हाट इज करंट सेंसिटिविटी। सो दिस इज, अब देखो, आई इज इक्वल टू के थीटा अपॉन बी एन ए आया हुआ। सो दिस करंट सेंसिटिविटी को हम बात करें तो सी एस करेंगे, सी एस। नाउ सी एस इज इक्वल टू थीटा अपॉन आई, यानी कि डिफ्लेक्शन पर यूनिट एम्पियर ऑफ करंट, डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन पर यूनिट एम्पियर, यानी कि यूनिट एम्पियर, एम्पियर, यूनिट एम्पियर करंट पास होने में, यूनिट एम्पियर का करंट जब पास हो रहा होता है तो उस यूनिट एम्पियर करंट से कितना एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन मिलता है। सो दैट एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन इज, पर यूनिट एम्पियर ऑफ करंट को करंट सेंसिटिविटी कहते हैं। क्या एक्चुअली मतलब है, एक गैल्वेनोमीटर ज्यादा सेंसिटिव है, मतलब 1 एम्पियर का करंट देने पे वो दिखा रहा है 5 डिग्री का टर्न। एक दूसरा गैल्वेनोमीटर हमने लिया, वो 1 एम्पियर का करंट पे सिर्फ 2 डिग्री का टर्न दिखा रहा है। तो इसका मतलब कौन ज्यादा सेंसिटिव कराएगा, जिसका डिफ्लेक्शन बड़ा होगा। सो दिस इज कॉल्ड करंट सेंसिटिविटी। यस, सो दिस इज थीटा अपॉन आई, यानी कि करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला क्या हो गया आपके लिए, थीटा अपॉन आई। अब गौर से देखो तो ये बिल्कुल फिक्स हो गया, दिस इज बी एन ए अपॉन के आ गया। इफ यू लुक एट दिस, बी एन ए अपॉन के। तो एक गैल्वेनोमीटर में बी, नंबर ऑफ टर्न्स, एरिया, फॉस्फोरस ब्रॉन्ज का जो स्प्रिंग आई मीन रिस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट जो है वो सब फिक्स है। तो ये आपके पास करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला हो गया। बच्चा आप बहुत इज्जत दे करके पढ़िएगा इस फॉर्मूले को, और अगला फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, ये करंट सेंसिटिविटी हो गया। अब ये दूसरा एक वोल्टेज सेंसिटिविटी होता है, क्या, वोल्टेज सेंसिटिविटी, वोल्टेज, वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो ये वोल्टेज सेंसिटिविटी का मतलब क्या हुआ, अगेन वी एस कह दिया हमने, ये क्या होगा, थीटा पर यूनिट वी।
यानी कि डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज. व्हाट इज दिस? डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज. सो वोल्टेज सेंसिटिविटी इज थीटा अपॉन वी, कि भाई कितने एंगल से डेविएशन हो रहा है, कितने एंगल से डेविएशन हो रहा है फॉर यूनिट अप्लीकेशन ऑफ वोल्टेज. यानी कि आपने यहाँ पे जो वोल्टेज लगाया, इस जगह पे जो वोल्टेज लगाया है दिस, ये वी वोल्टेज है. तो इस वी वोल्टेज के लिए वो कितना थीटा टर्न किया. सो पर यूनिट वोल्टेज के लिए कितना ज्यादा डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू से वोल्टेज सेंसिटिविटी. तो वोल्टेज सेंसिटिविटी में क्या आएगा जी, थीटा, और ये जो वी लिखा हुआ है इसको क्या लिखेंगे, आई, और यहाँ क्या लिख देंगे, आर मल्टीप्लाई करेंगे. और देखो यहाँ पे एक टर्म यूज कर रहा हूँ, आर जी, मतलब रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर. क्या यूज किया, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर. यानी कि जो ये वाइंडिंग यूज किया है इसमें हम लोगों ने, जिस गैल्वेनोमीटर में ये जो वाइंडिंग यूज किया, ये जो वायर यूज किया, उसका अपना एक रेजिस्टेंस होगा ना भाई. दैट रेजिस्टेंस इज कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर. दैट इज आर जी, हम लोगों ने यहाँ पे यूज किया है. तो अब थीटा अपॉन आई इंटू आर जी, ऐसे कर दिए भाई, चूंकि जो करंट जा रहा है गैल्वेनोमीटर में, उस वाइंडिंग का ये रेजिस्टेंस है, तो ये उसने वोल्टेज खाया है, दैट इज थीटा अपॉन वी, दैट इज वोल्टेज सेंसिटिविटी. तो आपके पास क्या रिजल्ट आ गया, वी एन ए अपॉन ए, एंड दिस इज आर जी, दैट इज रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर. इस रिजल्ट को आप याद रखिएगा, नोटेशन को ठीक से समझिएगा. ये कोई स्टैंडर्ड नोटेशन नहीं है, कहीं पे कोई दूसरा बंदा कोई दूसरे तरीके का नोटेशन भी यूज कर रहा होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं दिया जा सकता है कि यही यूज कर रहा होगा. समझ गए बच्चा? तो इस तरीके से गैल्वेनो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर. नाउ व्हाई इट इज कॉल्ड मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, भाई कॉइल घूम रहा होता है, कॉइल इज अलाउड टू मूव एंड डिफ्लेक्ट, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर. और ये करंट सेंसिटिविटी इसकी और वोल्टेज सेंसिटिविटी आप देख रहे हैं, ये सब कुछ उसके इंटरनल मेकिंग पे डिपेंड करता है. यानी कि कितना मैग्नेटिक फील्ड रखा है, क्या नंबर ऑफ टर्न्स रखा है, क्या एरिया ऑफ लूप है, और क्या उसका रिस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट है. तो इस तरीके से इन रिजल्ट्स को यूज करके हम लोग करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी को मेजर करते हैं. तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने अभी तक इतनी बात ये बड़े अच्छे से पढ़ लिया और समझ लिया. नाउ विल टॉक अबाउट अमीटर. तो ये क्या चीज है, अब चलते हैं जरा मीटर के बारे में बात करते हुए. ठीक है, थोड़ा ये लेक्चर लंबा हो जाएगा, बट आई होप यू विल अंडरस्टैंड. सो अब हम लोग चलते हैं अमीटर और वोल्ट मीटर को पढ़ने के लिए. तो अगले पेज पे चलते हैं. तो ये सब कुछ आपके सामने ही बनाऊंगा मैं, और दिस इज अमीटर की बात हो रही, अमीटर. ठीक है जी. सो दिस इज एम्पियर मीटर. एम्पियर प्लस मीटर, ये दो वर्ड है, इसको हम लोगों ने यूज किया है, एंड दैट इज वी हैव मेड इट अमीटर. सो इट इज अ करंट मेजरिंग डिवाइस. अब ये करंट डिटेक्टिंग डिवाइस नहीं है. आपने नोटिस किया कि गैल्वेनोमीटर के बारे में मैंने आपको यहाँ पे क्या लिखा था, इट इज अ इट इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच इज यूज टू डिटेक्ट करंट. भाई करंट जा रहा होगा तो, और उसके कॉइल में करंट पास होगा मैग्नेटिक फील्ड में है, तो वो डिफ्लेक्ट कर जाएगा. अगर वो डिफ्लेक्शन नहीं दिखा रहा है, तो याद करो, आपको मैंने पोटेंशियोमीटर पढ़ाया, तो हम कहते थे कि गैल्वेनोमीटर में करंट जीरो है, इसका मतलब कोई डिफ्लेक्शन नहीं है. डिफ्लेक्शन नहीं है इसका मतलब कि वहां पे क्या हुआ होगा, कोई करंट ही नहीं गया, टॉर्क ही नहीं लगा, तो टॉर्क नहीं लगा तो वो डिफ्लेक्ट कैसे होगा. क्लियर है पॉइंट? तो इस तरीके से हम लोग अ, और ये मैंने देखो यहाँ पे जो बताया कि इस कॉइल के माथे पे ऐसे यहाँ पे एक पॉइंटर लग दिया, जैसे ये कॉइल घूमेगा वैसे ये पॉइंटर यहाँ पे घूमता जाएगा, ध्यान रखने की बात थी. तो अब मैं अमीटर की बात कर रहा हूँ. सो दिस इज अम्पियर मीटर. तो मैंने बताया कि इट इज अ करेंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट. इट इज अ करेंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट. ये करंट मेजर करने के लिए बनाया है. इट इज करंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट. करंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट. करंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट. ओके. कैसे बनाया जाता है? सो इट इज मेड ध्यान से समझना, इट इज मेड बाय यूजिंग गैल्वेनोमीटर. इट इज मेड बाय यूजिंग galvanometer. Galvanometer. It is made by using galvanometer. To make a to make a suitable, suitable ammeter. अब यहाँ पे suitable वर्ड का क्या मतलब है? सुटेबल वर्ड का मतलब है कि आप कितना करंट मेजर करना चाहते हैं. टू मेक अ सुटेबल अमीटर.
suitable emitter, we we shunt we shunt we shunt shunt yeah, we shunt the galvanometer we shunt the galvanometer we shunt the galvanometer. ठीक है, प्लीज अंडरस्टैंड, इट इज अ करंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, इट इज मेड बाय यूजिंग गैल्वेनोमीटर. कैसे करते हैं? टू मेक अ सुटेबल अमीटर वी शंट. ये थोड़ा खराब लग रहा है यहाँ पे, तो इसको हटा दे, चलेगा? आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. सो दिस इज व्हाट. राइट. Yeah. So that's what we are saying. We shunt the galvanometer. We shunt the galvanometer. Okay. अब shunting galvanometer की कैसे की जाती है भाई? How do we shunt the galvanometer? Shunting of galvanometer अभी दूसरी बात कही जा रही. Shunting of galvanometer, shunting of galvanometer is done by connecting by connecting. Shunting of galvanometer is done by connecting of very low resistance wire in parallel to the galvanometer. देखो, साफ साफ बात लिखी हुई है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. अमीटर मतलब एम्पियर प्लस मीटर. इट इज करंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट. इट इज मेड बाय यूजिंग गैल्वेनोमीटर. ओके. टू मेक अ सुटेबल अमीटर वी शंट द गैल्वेनोमीटर. नाउ शंट का क्या मतलब है? Shunting of galvanometer is done by connecting a very low resistance wire in parallel to the galvanometer. शंट करने का मतलब होता है किसी के इंपॉर्टेंस को डिक्रीज करना. यू गॉट इट नाउ? सो मैं जैसे सपोज कर लो, एक एग्जांपल दे रहा हूँ. सपोज कर लो क्लास में एक टीचर है और वो 10-20 बच्चों को पढ़ा रहा है. लेट्स सपोज अ टीचर इज टीचिंग 10-20 स्टूडेंट्स. नाउ another day, I mean the whole class came and a new student came in that class. और वो नया स्टूडेंट पढ़ने में इतना बेहतर था कि टीचर का सारा ध्यान वो अपनी तरफ लेके चला गया. नाउ that new student has done what? He has shunted the whole other students in terms of taking attention from the teacher. तो उसने बाकी स्टूडेंट्स का इंपॉर्टेंस को क्या कर दिया? बाकी स्टूडेंट्स के इंपॉर्टेंस को बहुत ही कम करा दिया. सो यानी कि जैसे एक नया बच्चा आया और वो नया बच्चा पढ़ने में इतना ब्राइटर था कि उसने टीचर से खूब सारे इंटरेक्शन किए, सारा ध्यान टीचर की अपनी तरफ ले गया, बाकी लोगों की तरफ टीचर का ध्यान नहीं जा पाया. इसका मतलब बाकी लोग शंट हो गए. आई होप यू हैव गॉट दिस एग्जाम्पल. तो हम लोग कहते हैं कि गैल्वेनोमीटर को शंट करके हम लोग अमीटर बनाते हैं. और गैल्वेनोमीटर को शंट करके अमीटर बनाते हैं तो गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में हम लोग एक लो रेजिस्टेंस वायर कनेक्ट करते हैं. एंड दैट लो रेजिस्टेंस वायर कनेक्शन इन पैरेलल टू द गैल्वेनोमीटर इज कॉल्ड शंटिंग. तो शंटिंग एक प्रोसेस है. प्रोसेस है मतलब इट्स स्मॉल स्टेप लाइक मेथोडोलॉजी, जिसमें हम एक गैल्वेनोमीटर है, उस गैल्वेनोमीटर का जो वाइंडिंग है उसका एक अपना रेजिस्टेंस होता है. अभी आपने पीछे ना आरजी पढ़ा हमने वहां पे, तो उसका एक अपना रेजिस्टेंस होता है. हमने उस गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक ऐसा रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस लगाया जो कि बहुत बहुत कम है, यानी कि गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस से भी बहुत कम है. तब क्या होगा कि जब करंट लगाओगे तो पता चला कि गैल्वेनोमीटर में करंट जाने के बजाय ज्यादा करंट किस में चला गया? उस लो रेजिस्टेंस वायर में चला गया. हो गया ना शंटिंग गैल्वेनोमीटर का. So that's what the point. It is a current measuring instrument. It is made by using galvanometer. To make a suitable ammeter, we shunt the galvanometer. Shunting of galvanometer is done by connecting a very low resistance wire in parallel to the galvanometer. तो चलो भाई, अब इस बात को जरा हम लोग दिखाते हैं कि कैसे शंटिंग, यानी कि इसी बात को. Look at this here. What we have done now. We are saying this is a galvanometer, and I'm using this as a, ये बैटरी ले ली मैंने, ऐसे कनेक्ट कर दिया, ये वोल्टेज भी लगा के, और यहाँ पे एक हमने रेजिस्टेंस यूज किया है
very low resistance wire, ये low resistance wire है. This is we are using shunt, ये हमारा shunt है, इसको हमने S नाम दे दिया और ये गैल्वेनोमीटर दिखा रखा है, इसको पैरेलल में लगा दिया और यहाँ पे कोई एक रेजिस्टेंस रखती है जी. बोला हेलो यहाँ कोई रेजिस्टेंस है, ये R, ये R रेजिस्टेंस लिया. अब जरा देखो, ये एक वोल्ट मीटर है, ये वोल्ट मीटर या क्या, सॉरी आई एम सेइंग वोल्ट मीटर, आई एम सो सॉरी. ये एक वोल्टेज है, ये वोल्टेज इस सर्किट में आर, इस वोल्टेज, ये जो वोल्टेज है इस आर रेजिस्टेंस के थ्रू हमने कनेक्ट कर रखा है. ये जो आर रेजिस्टेंस है, इस आर रेजिस्टेंस को हमने इस वोल्टेज से कनेक्ट कर रखा है. ये वोल्टेज इस रेजिस्टेंस में कितना करंट मेजर कर रहा है, हाउ मच करंट, क्या बोल रहा हूं मैं, ये वोल्टेज इस रेजिस्टेंस में कितना करंट सप्लाई कर रहा है, ये वोल्टेज, ये वोल्टेज इस रेजिस्टेंस में कितना करंट सप्लाई कर रहा है. सो हाउ मच करंट इट इज सप्लाइंग, सो वी वांट टू नो हाउ मच दैट करंट इज. अब ये करंट कितना जा रहा है, कैसे मेजर किया जाए, तो आप कहोगे सर वी बाई आर लगा दें. अरे भाई वी बाई आर से न्यूमेरिकली तो आ जाएगा ना, बट एक डिवाइस से चेक भी तो करना पड़ेगा कितना करंट जा रहा है या नहीं जा रहा है. तो इस रेजिस्टेंस में ये वोल्टेज करंट आई भेज रहा है एंड दैट आई इज ऑफ हाउ मच एम्पियर, उसको मेजर करने के लिए हम लोगों ने एक डिवाइस डिजाइन किया. एंड दैट डिवाइस विच इज डिजाइन इज, जो डिवाइस हमने डिजाइन किया है उसको हम लोग अमीटर कहते हैं. ये जो डिवाइस अभी आपको दिख रहा है, कौन सा डिवाइस दिख रहा है, ये जो व्हाइट सर्कल के अंदर दिख रहा है गैल्वेनोमीटर, और गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में हुआ एक लो रेजिस्टेंस वायर, ये जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है शंट एंड गैल्वेनोमीटर का, इसको हम लोग अमीटर कहते हैं. दिस इज कॉल्ड अमीटर. इसको अमीटर कहेंगे, ये जो सेटअप है गैल्वेनोमीटर और शंट के पैरेलल कॉम्बिनेशन को हम अमीटर कहेंगे. यानी कि गैल्वेनोमीटर क्या होता है, वही मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है, वो आपने पीछे देख लिया. ये मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को आपने एक गोले से दिखा दिया यहाँ पे उस पूरे सेटअप को, और उसके साथ एक पैरेलल लगा दिया. और ये किसके साथ जोड़ा है आपने, कहाँ जोड़ा है आपने, देख रहे हैं, आपको इस रेजिस्टेंस में इस वोल्टेज ने कितना करंट मेजर किया है ये पता करने के लिए इसी रेजिस्टेंस के सीरीज में आपने इसको कनेक्ट कर रखा है. करेक्ट. तो अब हमें यहाँ पे दो चीजें समझना, दो तीन चीजें समझनी है, उसको मैं बारी बारी से आपको एक्सप्लेन करते जा रहा हूँ और आप देखिए कि क्या बात हो रही है. सो अभी फिलहाल हमने ये देखा कि भाई अभी तक जो हमने सीखा है कि भाई ठीक है, गैल्वेनोमीटर को शंट कर देंगे तो लो लो रेजिस्टेंस वायर से शंट करेंगे और फिर जो ये बनेगा वो अमीटर बनेगा. अब देखो हुआ क्या एक्चुअली, सपोज कर लो ये V इस रेजिस्टेंस में करंट भेज रहा था, दैट इज I. तो यहाँ से करंट I आया, यहाँ करंट I आया. अब जब करंट यहाँ पे I आया तो ये तो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो यहाँ तो इस I को डिवाइड करना पड़ेगा, इस I को आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा. अब ये करंट यहाँ से डिवाइड होएगा, इसमें जाने वाले करंट का नाम रख देते हैं IG और इसमें जाने वाले करंट का नाम रख देते हैं IS. तो IS इधर गया जी और IG इधर गया. अब देखो ये जो रेजिस्टेंस है ये गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस से बहुत 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 छोटा है. तुम पूछोगे सर ऐसा कौन सा वायर लगा है कि इसका रेजिस्टेंस बहुत छोटा हो गया, कॉपर वायर लगा है. एक कॉपर वायर का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, सिल्वर बहुत महंगा होगा इसलिए उसको छोड़ देते हैं, कॉपर वायर लगाते हैं, उसकी रेजिस्टेंस बहुत कम होती है. तो आपने यहाँ पे एक कॉपर वायर लगा दिया जी. अब इस कॉपर वायर की जो रेजिस्टेंस होगी बहुत मामूली होगी, और उस मामूली से रेजिस्टेंस में अब यहाँ से जो करंट आएगा, यहाँ जो करंट आएगा, अब क्योंकि ये दोनों पैरेलल में जुड़े हुए हैं, तो इस टर्मिनल और इस टर्मिनल के क्रॉस पैरेलल में वोल्टेज क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए. तो इसके वोल्टेज को सेम करने के लिए यहाँ इसके रेजिस्टेंस तो थोड़े बड़े हैं और इसका रेजिस्टेंस बहुत छोटा है, तो इसमें ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट चला जाएगा और इसमें कम अमाउंट ऑफ करंट जाएगा, ताकि इस आर्म का वोल्टेज और इस आर्म का वोल्टेज क्या आ जाए, सेम आ जाए. तो इधर से जो वोल्टेज आए और इधर से जो वोल्टेज आए, दोनों वोल्टेज की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए. ओके. तो इसका मतलब अब ये जब पूरा डिस्कशन हो जाएगा तो फिर सारी बातें मैं आपको और अच्छे तरीके से बता दूंगा. तो नाउ IG इंटू जी शुड बी इक्वल टू IS इंटू एस. और यहां से कितना करंट आया था I, तो क्या हम इस IS को I माइनस IG लिख सकते हैं, यस. सो IG इंटू जी इज इक्वल टू I माइनस IG इंटू एस लिख दिया. अब कहोगे व्हाट इज जी सर, मैंने इस गैल्वेनोमीटर के कांस्टेंट को जी को अभी पढ़ाया बी के अपॉन बी एन ए, के अपॉन बी एन ए. सो दैट के अपॉन बी एन ए इज गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, जी से रिप्रेजेंट किया. और रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर को हम लोगों ने पीछे किससे रिप्रेजेंट किया था, आरजी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो हम चाहें तो यहाँ भी आरजी लिख सकते हैं और हम चाहें तो यहाँ जी लिख सकते हैं, दोनों बातें यूज की जा सकती है. दिस जी इज व्हाट, resistance of galvanometer. So that's what the point is. Either
वी कैन यूज दिस और वी कैन यूज दिस, सो आइदर वे, क्लियर है पॉइंट। आप चाहो तो यहाँ पे कैपिटल जी भी लिख दे, आर जी भी लिख सकते हो, ओके। सो इट मीन्स दिस जी रिप्रेजेंट्स रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, क्या है, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर की बात हो रही है, ठीक है जी, ये रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। सो आई जी इंटू जी इज इक्वल टू आई एस इंटू एस, तो यहाँ से आपके पास ये रिजल्ट आ गया। अब एस इज इक्वल टू कितना हुआ जी, आई जी इंटू जी अपॉन आई माइनस आई जी। ये फॉर्मूला आपसे कुछ कह रहा है, इट इज गिविंग यू सम मैसेज हियर। व्हाट इज दैट मैसेज? मैसेज इज कि हेलो, एक गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में आप कितना शंट लगाएंगे, यानी कि कितना लो रेजिस्टेंस लगाएंगे, आप ये जानना चाहते हैं कि भाई इस जी के पैरेलल में मैं एक लो रेजिस्टेंस वायर लगाऊं, तो वो लो रेजिस्टेंस वायर जो होगा, मैंने उस वायर का रेजिस्टेंस कितना लिया जाए। तो ये जानने के पहले आप पहले ये पता कर लीजिए कि आप कितने बड़े करंट को मेजर करना चाहते हैं, हाउ मच बिगर करंट यू वांट टू मेजर। सो लेट्स सपोज यू वांट टू मेजर दिस करंट आई, यानी कि आप ये करंट आई मेजर करना चाहते हैं, दिस इज द करंट यू वांट टू मेजर, दिस इज कॉल्ड आई। तो अगर आप इस आई करंट को मेजर करना चाहते हैं और आपको पता क्या है, ये बहुत अब गौर से सुनने वाली बात है, कि जो हमारा गैल्वेनोमीटर है वो एक सेंसिटिव डिवाइस है, उसमें हम ज्यादा करंट भेजेंगे तो जो उसकी वाइंडिंग है, यस, दैट कुड बी बर्न्ड, और उसका ज्यादा करंट भेजने पे उसका पॉइंटर ज्यादा डिफ्लेक्ट करना चाहेगा और फिर वो डैमेज हो जाएगा। जरा ये पॉइंटर डिफ्लेक्ट होने वाली बात को मैं समझाने के लिए आई एम कमिंग टू दिस पेज। मैंने बोला कि देखो जी, ये एफएसडी करंट है, यहाँ जीरो है, ये एफएसडी है, ये जीरो है, इधर भी एफएसडी होता है, इधर भी एफएसडी होता है। सपोज करो ये वाला गैल्वेनोमीटर की बात कर रहे हैं, सपोज करो करंट लेफ्ट टू राइट जा रहा है, ये पॉइंटर टर्न होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है, यहाँ पहुंच गए आप। तो ये पॉइंटर जब यहाँ पे आ जाएगा, इसका मतलब आप इससे ज्यादा अगर करंट भेजोगे तो ये पॉइंटर और डिफ्लेक्ट होना चाहेगा। लेकिन इससे ज्यादा आप, प्लीज अंडरस्टैंड दैट, कि आपको एम और बी, बी और एम के बीच में एंगल 90 डिग्री था, तो आप ज्यादा से ज्यादा कितना 90 डिग्री के अंदर ही उसको टर्न कराना चाहते हैं ना, मतलब अब ऐसे थोड़ी आप घुमाना चाहेंगे कि 180 डिग्री टर्न कर जाए, समथिंग लाइक दैट, सो दैट इज नॉट योर पर्पस। उससे आपकी प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी। तो आप इसमें, आप कह रहे हैं कि मैंने इसमें जो करंट भेजा है, द करंट आई एम भेजिंग असेंडिंग, उसके वजह से ये पॉइंटर डिफ्लेक्ट डिफ्लेक्ट होते होते यहाँ आ गया। अब अगर इससे ज्यादा करंट जाएगा तो ये पॉइंटर और आगे जाना चाहेगा, और इसमें जगह है नहीं और जाने के लिए, तो ये पॉइंटर बीच से क्या हो जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा। दैट इज व्हाट आई मीन टू से दैट। और अगर ज्यादा करंट आप भेज दिए तो इसका जो ये ये जो करंट है, ये जो लूप एक दूसरे टर्न्स एक दूसरे के बहुत पास हैं, तो वैसे ये इंसुलेटेड करके रखे हुए हैं, बट उस केस में बहुत करंट अगर ज्यादा पास करोगे तो ये पूरा का पूरा कॉइल डैमेज भी हो सकता है। तो ये दो बातें आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। तुम कहोगे ओके, गैल्वेनोमीटर का तो रेजिस्टेंस आपने ऑलरेडी वहां पे बताया कि छोटा है, अब आप उससे भी छोटा लेके चले आए, हाँ जी, ये एक स्ट्रेट वायर है, कॉपर वायर है, जिसका रेजिस्टेंस बहुत ही कम है, एंड इट इज नॉट बीइंग यूज्ड हियर एज अ वाइंडिंग। वाइंडिंग करने से की बात नहीं हो रही है, सीधा सीधा एक सीधा स्ट्रेट वायर लगा दिया, इज ओके ना। तो अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक अमीटर बनाना चाह रहे हैं आप, तो पहले ये डिसाइड करिए कि भाई सुटेबल अमीटर, टू मेक अ सुटेबल अमीटर। तो सुटेबल अमीटर का मतलब क्या हुआ, आप 50 एम्पियर तक उससे मेजर करना चाहते हैं, या 100 एम्पियर तक मेजर करना चाहते हैं, या 50 मिली एम्पियर तक मेजर करना चाहते हैं। तो भाई पहले डिसाइड कर लो कि आपको जो अपना करंट मेजरिंग डिवाइस बनाना है उसका रेंज क्या रखना है, 0 टू वॉट, 0 टू वॉट। तो 0 टू 10 एम्पियर, या 0 टू 10 मिली एम्पियर, या 0 टू 50 किलो एम्पियर, क्या, दैट्स व्हाट द पॉइंट इज। तो आपको ये पहले डिसाइड होना चाहिए कि मुझे यहाँ तक मेजर करना है। तो जैसे ही आपको ये मेजर कर लिया और फिर आपको पता है कि मेरे पास ये वाला गैल्वेनोमीटर है, ये गैल्वेनोमीटर जो है उसका आरजी इतना है, यानी कि उसका रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, उसका रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर इतना है, यस, आरजी इतना है, और वो एफएसडी करंट इतना ले सकता है, यानी कि फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट उसमें इतना जा सकता है। इससे ज्यादा उसमें करंट भेजने पे वो डिवाइस, वो इंस्ट्रूमेंट डैमेज हो जाएगा। तो आपको ये दो चीजें मालूम होना चाहिए कि उस गैल्वेनोमीटर का एफएसडी करंट कितना है, उसका आरजी कितना है, यानी कि रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर कितना है, ये इंफॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए। अब आप कह रहे हो कि मैं, लेट सपोज मैं 50 एम्पियर का करंट मेजर करना चाहता हूँ मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा। इस ये जो अमीटर मैंने डिजाइन किया है, ये अमीटर ऐसा डिजाइन किया है कि 50 एम्पियर तक का करंट मेजर कर सके। और आपको पता है कि इस गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस आरजी कितना है, और आपको पता है कि ये जो एफएसडी करंट है ना, वो हार्डली 1 मिली एम्पियर का ले सकता है, कितने का, 1 मिली एम्पियर का।
तो 1 मिली एम्पियर का करंट ये ज्यादा से ज्यादा ले सकता है, इससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए। और आप 50 एम्पियर का अमीटर बनाना चाहते हो तो भैया 1 मिली एम्पियर और 50 एम्पियर में से 1 मिली एम्पियर आप माइनस करेंगे तो क्या निकल के आएगा जी? तो 1 मिली एम्पियर 50 एम्पियर, 50 एम्पियर मिली एम्पियर में करोगे तो क्या होगा? 50,000 माइनस 1, सो इट इज कमिंग आउट 499 दस मच मिली एम्पियर। ये आएगा यहाँ पे। मैंने बोला 50 एम्पियर मेजर करना चाहते हो, मिली एम्पियर में लिखोगे तो 50,000 एम्पियर आएगा, 50,000 मिली एम्पियर आएगा। और ये कह रहा है मैं अपने में करंट 1 मिली एम्पियर ले सकता हूँ। तो आपको कुछ गड़बड़ हो रहा है, ये 50,000 है ना, तो ये 49, यस एक 9 और आएगा। सो 49,999 एम्पियर, यानी कि 49,999 मिली एम्पियर किस में जाना चाहिए? शंट में जाना चाहिए। तो इस तरीके का आपको शंट चूज करना पड़ेगा कि उसमें 49,999 मिली एम्पियर भेजा और उसका रेजिस्टेंस शंट का इतना था कि उस 49,999 को शंट के रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करने पे जो वोल्टेज आया और 1 मिली एम्पियर और रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर को मल्टीप्लाई करने पे जो वोल्टेज आया, दोनों वोल्टेज क्या हो जाए? सेम। आई होप यू गॉट इट नाउ। सो द आइडिया इज कि अगर Ig इंटू जी इज इक्वल टू आई एस इंटू एस लिखा हुआ है, एस इज इक्वल टू ये रिजल्ट आ रहा है, तो ये आपको क्या कह रहा है कि हेलो एक गैल्वेनोमीटर है जिसका आरजी इतना है, यानी ये है, और एफएसडी करंट वो इतना ले सकता है, और हम उस गैल्वेनोमीटर से हम इतना बड़ा करंट मेजर करना चाहते हैं, तो उस गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में हमें ये वाला शंट लगाना पड़ेगा और इसका रेजिस्टेंस इतना होना चाहिए। ये आपने सीख लिया यहाँ पे। सो अब जो बात बता रहा हूँ बहुत गौर से सुनिएगा, मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ और फिर दूसरी बात बता रहा हूँ अच्छे से, कि आपके पास एक गैल्वेनोमीटर है, उसका एक आरजी है और उसका एक एफएसडी करंट है, और आपको पता चल गया कि वो एफएसडी करंट 1 मिली एम्पियर का ले सकता है, इससे ज्यादा उसमें करंट नहीं जाना चाहिए। और आप उस गैल्वेनोमीटर से एक अमीटर बनाना चाहते हैं जो कि 50 एम्पीयर तक करंट मेजर कर सके, तो उस गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में आपको एक शंट लगाना पड़ेगा जिसका रेजिस्टेंस बहुत कम होना चाहिए, इतना कम होना चाहिए कि वो 49,999 मिली एम्पियर अपने थ्रू ले ले और 1 मिली एम्पियर इसको दे, और फिर 1 मिली एम्पियर पे गैल्वेनोमीटर में जो वोल्टेज आएगा वो वोल्टेज और इसका वोल्टेज क्या हो जाए? सेम हो जाए। ऐसा होने से यहाँ पे 50 एम्पियर आया, यहाँ 1 मिली एम्पियर गया, बाकी इसमें चला गया। अब इस 1 मिली एम्पियर के जाने से इसका डिफ्लेक्शन कहां तक होगा? स्केल पे पूरा डिफ्लेक्शन हो जाएगा, फुल स्केल डिफ्लेक्शन पे चला जाएगा। तो यानी कि जब ये 1 मिली एम्पियर इसमें जाएगा और वो फुल स्केल डिफ्लेक्शन पे चला जाएगा, तो हमें पता है ना कि इसमें 1 मिली एम्पियर गया है, तो हमने जो शंट चूज किया है कुछ इस तरीके से कि उसमें कितना करंट जाएगा, क्योंकि अब आपको आईजी मालूम है, इसका जी मालूम है, और आपको शंट आपने तो पहले से कैलकुलेट करके रखा है, तो आपको पता है कि इस गैल्वेनोमीटर का ये रेजिस्टेंस है, ये एफएसडी करंट है, और इसमें जो शंट लगाया हमने ये लगा रखा है, तो ये वाला करंट कितना होगा? 4999, 49,999। तो आपके पास, आपको पता चलेगा। तो अब क्या करोगे? तो अब आपको जो मैं बता रहा हूँ जरा ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। मैं दो गोले बना रहा हूँ, एक और एक दूसरा गोला बनाया कुछ इस तरीके से। ओके, ऑलराइट, ध्यान से समझना है आपको। और एक पॉइंटर ले रहा हूं मैं, और पॉइंटर कुछ इस तरीके से लिया, ये देखिए ये पॉइंटर है हमारा। यस, और अभी मैं इस पॉइंटर को डिफ्लेक्ट करा रहा हूं। कहाँ पे? इस पॉइंटर को डिफ्लेक्ट करा है ऐसे, ये नाजायज के तरीके से यहाँ पे आ गया, इसको यहाँ से हटा देते हैं। चल भाई भाग जा। अब हमने यहाँ पे सो नाउ सी व्हाट आई एम सेइंग हियर, कि ये मैंने जो बात अभी कर रहा था उसी को समझा रहा हूं मैं, कि ये गैल्वेनोमीटर है, इसका पॉइंटर स्टार्टिंग में 0 पे था, अब ये 1 मिली एम्पियर पे आ गया। ये कितने पे आ गया? 1 मिली एम्पियर पे, यानी कि फुल स्केल डिफ्लेक्शन पे आ गया। अब इससे ज्यादा नहीं हो सकता। हमने क्या किया कि ये गैल्वेनोमीटर में जब करंट 0 था, तो भाई यहाँ पे करंट, गैल्वेनोमीटर करंट 0, तो इसमें भी करंट कितना गया होगा? 0। यहाँ पे करंट कितना है? 0। अब इसमें कितना गया? 1 मिली एम्पियर। इसका पॉइंटर यहाँ डिफ्लेक्ट होकर के यहाँ पे आ गया। हमें पता है कि 1 मिली एम्पियर इसमें गया है, तो इसके पैरेलल वाले ब्रांच में कितना गया? 49,999। तो यहाँ पे इसका मतलब, यहाँ पे अब लिखेंगे हम लोग 50 एम्पियर।
यानी कि ये 1 मिली एम्पियर डेविएट करेगा, उसमें हम क्या ऐड कर देंगे, शंट में जाने वाला करंट ऐड कर देंगे, और यहाँ रीडिंग में क्या लिखेंगे, 50 एम्पियर। तो जो गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर है वो तो डिफ्लेक्ट किया अपने करंट की वजह से, लेकिन यहाँ पे रीडिंग में लिखते समय हमने क्या कर दिया, उसकी करंट जो उसमें गया है IG प्लस IS की वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ पे जो टेबल बनेगा कुछ इस तरीके से बनता जाएगा, और हर जगह यानी कि जब पॉइंटर यहाँ होगा तो जो इसमें उस टाइम पे करंट गया होगा प्लस उसमें जो IS गया होगा, उन दोनों को सम करके यहाँ रीडिंग लिखा जाएगा। ऐसे ऐसे रीडिंग लिख देंगे। तो गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर तो अपने करंट की वजह से डेविएट कर रहा है, बट यहाँ पे जो स्केल पे करंट दिखाया गया है वो IG और IS को सम करके दिखाया गया है। समझ गए आप यहाँ तक बात? ओके। दूसरी बात मैं आपको ये कह रहा हूँ कि चलो जी 50 एम्पियर आपने भेजा, तो इसमें 1 मिली एम्पियर चला गया और 4999 इसमें चला गया। अगर आपने 50 एम्पियर से कम, लेट सपोज 48 एम्पियर यहाँ पे आया, तो क्या होगा, यहाँ 1 मिली एम्पियर नहीं जाएगा, अब 1 मिली एम्पियर से कम करंट जाएगा और कोरस्पॉन्डिंगली यहाँ पे जाएगा, और उन दोनों का सम क्या होना चाहिए, 48 होना चाहिए। तब तो ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन पे नहीं होगा ना एरो, वो एरो कहीं यहाँ होगा। यस, तो वो वैल्यू होगी, उसको भी हम IG कहेंगे। बट IG does not mean full scale deflection current. IG means current in galvanometer, एंड IG की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन के बराबर हो सकती है। तो हम लोग IG मतलब इट इज अ यूज फॉर करंट इन गैल्वेनोमीटर, एंड दैट IG can go up to what length, up to what value, that is FSD current. So if IG reaches to FSD, then अमीटर का जो मैक्सिमम रेंज है करंट का, वो हम उसके सामने दिखाएंगे उस IG पे, और अगर उससे कम करंट जा रहा होगा तो IG प्लस IS के हिसाब से उसकी रीडिंग दिखाएंगे। इतनी सारी बात आपने सुन ली, समझ ली, और अब इसमें बताने के लायक ज्यादा कुछ नहीं बचा है। सो नाउ लुक एट दिस, इट इज अ करंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, इट इज मेड बाय यूजिंग गैल्वेनोमीटर टू मेक अ सुटेबल एमीटर वी शंट गैल्वेनोमीटर। व्हाट इज शंट, आई हैव मेड यू अंडरस्टैंड शंटिंग क्या होता है वो भी समझा दिया। Shunting of galvanometer is done by connecting a very low resistance wire in parallel to the galvanometer. पैरेलल में क्यों करते हैं ये भी समझ में आ गया, ताकि हम इसको बचाना चाहते थे, ज्यादा करंट ना जाए, इसलिए करंट यहाँ पे डिवाइड कर दिया। तो इस तरीके से इसको पैरेलल में क्यों लगाया जाता है ये भी बता दिया है। और इस पूरे सेटअप को, जिस सर्किट, लेट सपोज ये सर्किट है, तो इस सर्किट के रेजिस्टेंस के क्रॉस हमें कितना करंट गया ये मेजर करना है, तो हम उसके साथ सीरीज में इसको कनेक्ट करते हैं। और क्यों सीरीज में कनेक्ट करते हैं कि भाई इसमें जो करंट जाएगा वो यही पूरा इसके थ्रू आएगा, यहाँ पे जो आई आया ये करंट आई होगा, और फिर यही करंट आई यहाँ पे आएगा। तो इफ यू वांट टू मेजर दिस करंट, तो डेफिनेटली इसको आपको क्या करना पड़ेगा, सीरीज में कनेक्ट करना पड़ेगा। सो हियर आई कुड लाइक shunting of galvanometer is done by connecting a whole low resistance wire in parallel to the galvanometer। और एक लाइन यहाँ पे हम ऐड करना चाहेंगे, ammeter is connected, ammeter is connected in series, in series in series to the arm, in series to the arm of circuit, arm या branch लिख सकते थे, arm of circuit, circuit through which passing current is to be measured, through which passing current is to be measured। क्लियर है भाई? तो इस तरीके से क्या सीखा हमने, अब पूरी बात मैंने यहाँ पे समझा दी है आपको। अगले पेज पे सिर्फ ले जाकर के ये बताना है बस इन शॉर्ट कि भाई अगर एक गैल्वेनोमीटर है, एक गैल्वेनोमीटर है, ओके, सो द आइडिया इज दैट कि हेलो, अगर एक गैल्वेनोमीटर है, ये उसका जी है, यहाँ पे एक शंट लगा दिया आपने, और यहाँ पे करंट आई आया, इसमें गया आई जी, इसमें गया आई एस, और आई माइनस आई जी, और यहाँ से करंट ऐसे चला गया। सो इफ यू वांट कि भाई कितना शंट लगाएं, तो शंट का फॉर्मूला हुआ आई जी इंटू जी अपॉन आई माइनस आई जी, दैट इज व्हाट द फॉर्मूला इज। और जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, व्हेन, लिसन मी नाउ दिस, जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने जाते हैं कि भाई बताओ कि 50 एम्पियर को मेजर करने का, एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, लेट सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल रखते हैं यहाँ पे, और गैल्वेनोमीटर, और गैल्वेनोमीटर, और गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर having having RG is equal to 10 मिली ओम, या चलो 10 ओम रख, 10 बहुत ज्यादा हो गया, लेट सपोज 0.02 ओम, 0.02 ओम, और गैल्वेनोमीटर हैविंग अ रेजिस्टेंस 0.02 ओम।
नहीं चलो 10 ओम रख लेते हैं, 10 ओम, और गैल्वेनोमीटर हैविंग अ रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम एंड एफएसडी करंट, एफएसडी करंट, एफएसडी करंट ऑफ 10 मिली एम्पियर, यानी कि वो 10 मिली एम्पियर से ज्यादा करंट नहीं ले सकते, 10 मिली एम्पियर। वी वांट, वी वांट टू measure a current of, a current of 30 ampere by this, by this galvanometer, galvano, galvanometer, meter. So what is to be done? What is to be done? सवाल ऐसे बना दिया, what is to be done? Okay, right. दूसरी बात, if current of 20 ampere passes in this device, current of 20 ampere, if current of 20 ampere does pass through galvanometer, okay, what is to be done? Find, ऐसे लिखा जाए, find shunt of a meter, find shunt of a meter, find shunt of a meter, right? What is current in galvanometer, in galvanometer, what is current in galvanometer if a meter, if a meter reads, a meter reads 30, reads 30 एम्पियर। ये सवाल बना दिया इस तरीके से, क्या मतलब है देखिए जरा। सो इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं हम लोग। तो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस आपने 10 ओम ले लिया, एफएसडी करंट 10 मिली एम्पियर लिया है, और मेजर कितना करना चाह रहे हैं आप, 30 एम्पियर का एक मिनट, यहाँ 30 एम्पियर लिखा है, इसको 20 एम्पियर बनाएंगे, ओके, तब क्वेश्चन कम मीनिंग निकल के आएगा। सो एफएसडी करंट ऑफ 10 मिली एम्पियर। सो हम इससे क्या मेजर करना चाह रहे हैं, 30 एम्पियर का करंट मेजर करना चाह रहे हैं। व्हाट इज टू बी डन, तो हम लोग कहेंगे ओके, अमीटर बनाना पड़ेगा, गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में हमें एक शंट लगाना पड़ेगा। तो व्हाट इज टू बी डन, आंसर ऑफ दिस पार्ट इज दैट गैल्वेनोमीटर के साथ हमें एक शंट लगाना पड़ेगा इन पैरेलल, एंड उस अमीटर को हमें जिस आर्म में करंट जा रहा है उसके सीरीज में कनेक्ट करना पड़ेगा। ये हमारा इस पार्ट का आंसर हो गया, विच आई एक्सप्लेन यू वर्बली। अब क्या जा रहा है, फाइंड शंट ऑफ अ मीटर। तो अब शंट निकालना है, तो आप शंट निकालने के लिए क्या करेंगे, तो आपने बोला 10 मिली एम्पियर, यानी कि 10 इंटू 10 का पावर माइनस 3, रेजिस्टेंस कितना जी 10 ओम, और आई कितना जी 30 एम्पियर। अब आई जी की वैल्यू रखनी है 10 इंटू 10 का पावर माइनस 3, समझना है आपको यहाँ पे। तो ये ऊपर देखो क्या हुआ मल्टीप्लाई करने पे, 10 और 10 100, तो ऊपर क्या बचा 10 का पावर माइनस 1, नीचे क्या हुआ 30, और ये है 10 का पावर 10 मिली एम्पियर, 10 इंटू 10 का पावर माइनस 3, यानी कि 10 का पावर माइनस 2। सो कैन वी राइट हियर 0.1 एंड दिस इज 30 और माइनस 0.01। सो ये आपके पास क्या है, 0.1 डिवाइडेड बाई 29.99 लिख दिया आपने। बट जब आप इसको सॉल्व करने जाएंगे, व्हेन यू आर गोइंग टू सॉल्व, this is going to be what 1 by 2999 something, so last step में approximation हो ही जाएगा, so almost 1 by 3000 something like that। तो अब आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, यानी कि 1 by 3 की वैल्यू हो गई 0.33, और यहाँ 10 का पावर माइनस 3 समथिंग लाइक दिस, ये इतना ओम निकाल दिया आपने, ये शंट की वैल्यू निकाल। तो यहाँ तक तो आप लिखते गए, और लास्ट में जब कैलकुलेशन की बारी है तो एक अप्रोक्सीमेशन कर दिया आपने। तो ये किया जा सकता है, दैट इज व्हाट द मैसेज इज, कि हम फॉर्मूला पूरा लिखेंगे, और जब कैलकुलेशन की बारी आएगी, अब हमें लगेगा कि यहाँ पे एक अप्रोक्सीमेशन किया जाना चाहिए, तो हम कर सकते हैं। और अगर बिना अप्रोक्सीमेशन का आंसर निकल सकता है तो निकालेंगे, वरना हम अप्रोक्सीमेशन अलाउड होगा। इट डज नॉट मीन, इस बात का मतलब ये नहीं कि सर 3000 ही लिखना था, तो इसको लिखने का कोई फायदा तो नहीं हुआ, तो हम यहाँ से हटा ही दें, यानी कि फॉर्मूला में इज इक्वल टू आई जी अपॉन आई कर दें। नो, इसका अलाउड, ये अलाउड नहीं है। हाँ, क्वेश्चन सॉल्व करने के प्रोसेस में हमने उसको वहां से एलिमिनेट कर दिया, वैल्यूज कम, इसके रिस्पेक्ट में ये वैल्यू बहुत छोटी थी इस तरीके से। लेकिन जब कॉम्पिटेटिव एग्जाम में हमें क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, तो हम लोग इमीडिएटली इसी से आई जी अपॉन आई से ही अंदाजा लगा करके लिख देते हैं। ये बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया पॉइंट ये। तो ये मैंने आपको बताया कि फॉर्मूला ये है, यहाँ पे बाद में हम लोग इसको अप्रोक्सीमेशन के दौरान इसको हटा सकते हैं, ये बताना चाहा, ये मैंने बता दिया। दूसरी बात जो बता रहा हूँ वो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके।
अब कह रहा है कि 20 एम्पियर जब अमीटर रीड कर रहा है, यानी कि ये अमीटर पूरा का पूरा कितना रीड कर रहा है, 20 एम्पियर। तो ऑब्वियसली गैल्वेनोमीटर में करंट कितना जा रहा होगा, क्या 10 मिली एम्पियर जा रहा होगा। भाई 30 एम्पियर के हिसाब से आपने डिजाइन किया है इसको, तो 30 एम्पियर के हिसाब से आपने शंट लगा रखा है यहाँ पे। तो अब अगर यहाँ 20 आएगा तो ये यहाँ पे 10 नहीं जाएगा। अब यहाँ करंट की वैल्यू 10 मिली एम्पियर से क्या होगा, कम होगा। सो यू वांट टू फाइंड दिस नाउ। तो अब आप क्या करेंगे, शंट की वैल्यू आपने निकाल रखी है। सो शंट की वैल्यू आपने निकाल रखी है एंड यू आर इंटरेस्टेड टू फाइंड कि गैल्वेनोमीटर में करंट कितना जाएगा। तब आपको क्या करना होगा भाई, आई की वैल्यू मालूम है। तो अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करोगे, तो आपको सॉल्व करने के लिए आपको करना पड़ेगा एस इज इक्वल टू आई जी जी अपॉन आई माइनस आई जी। और अब क्या करोगे, शंट की वैल्यू आपने निकाल रखी है, दैट दैट हैज समवेयर लाइक 3 पॉइंट नहीं 0.33 समथिंग, या 0.33 समथिंग कुछ लिखा था आपने। सो दिस इज 0.33 और इंटू 10⁻³ रखा। आई जी आपको निकालना है, जी आपको 10 मिली ओम या 10 ओम दे रखा था, 10 रख दिया आपने, और ये आई 20 दिख दिया और यहाँ पे आई जी रख दिया। अब आप इसको सॉल्व कर दो, यहाँ से इसको सॉल्व करके, यानी इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई करो, यानी कि 20 इंटू 0.33 इंटू 10⁻³ दिस, फिर minus 0.33 into 10⁻³ into Ig and that is equal to 10 Ig। और अब फिर यहाँ से 20 into 0.33 into 10⁻³ whole divided by 10 plus 0.33 into 10⁻³ this under bracket and that gives you Ig। Now this Ig is not equal to 10 milliampere। तो इस तरीके से निकालना पड़ेगा। अब क्वेश्चन सॉल्व करने में हम फिर यहाँ से क्या कर सकते हैं, यार इसके रिस्पेक्ट में ये वैल्यू बहुत बेकार है, हटाओ, हटा करके रिजल्ट निकाल देंगे। दैट्स व्हाट वी कैन डू इट। आई होप यू गॉट इट। प्रोसीजर को फॉलो करना है, और जब वैल्यू कैलकुलेट करने की बारी आएगी, जब हमें लगेगा कि यस इट इज टू बी इग्नोर्ड, तो इग्नोर करके आंसर निकाल सकते हैं। आई होप द मैसेज इज लाउड एंड क्लियर। तो हम लोगों ने अमीटर पढ़ लिया जी, अमीटर को अच्छे से पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे वोल्ट मीटर की। किसकी बात करेंगे, वोल्ट मीटर की, एंड दैट विल बी द लास्ट टॉपिक। एंड इतनी बात समझने के बाद, जो हमने यहाँ पे सब कुछ बताई, उसके बाद वोल्ट मीटर में हमें इतना टाइम नहीं लगेगा, बड़ी आसानी से हम वोल्ट मीटर को पढ़ लेते हैं और खत्म करते हैं। सो वी आर सेइंग कि नेक्स्ट पेज पे हम लोग वोल्ट मीटर पढ़ेंगे, नेक्स्ट पेज पे वोल्ट मीटर। तो चलो जी चलते हैं वोल्ट मीटर के लिए। सो यहाँ पे वोल्ट मीटर रख रहे हैं। सो अ device which is used a device which is used to measure potential difference across resistance, across a resistor or any resistor or between any two terminals. A device which is used to measure potential difference across a resistor or between any two terminals of uh, of a a branch a branch or a circuit. A device which is used to measure potential difference across a resistor or between any two terminals of a branch or a circuit। किसी भी सर्किट में किसी भी दो पॉइंट के बीच का आपको जो वोल्टेज मेजर करना है, दैट इज व्हाट वोल्ट मीटर। दिस इज व्हाट वोल्ट मीटर इज। तो इसका काम पोटेंशियल मेजर करने का है। हाउ इट इज मेड, तो वोल्ट मीटर इज मेड वोल्ट मीटर इज मेड by using galvanometer, by using galvanometer। Voltmeter is made by using galvanometer। To make voltmeter, to make voltmeter right suitable, ये suitable word यहाँ नहीं लिखते हैं, चलो यहाँ से हटा देते हैं इस पर suitable word। So to make voltmeter, we connect a very high resistance wire, a very high resistance wire, very high resistance wire in parallel, in series of, to make a voltmeter
we connect a very high resistance wire in series to the galvanometer. अभी देखते हैं galvanometer. Voltmeter is made by using galvanometer. To make voltmeter, we connect a very high resistance wire in series to the galvanometer. Galvanometer के series में हम high resistance जोड़ते हैं. This voltmeter is connected. This voltmeter is connected in parallel in parallel to in parallel in par voltmeter is connected in parallel between between the between the given terminals between the given terminals समझ में आ रही बात कि भाई जो दो टर्मिनल है उस दो टर्मिनल में पैरेलल में कनेक्ट कर दिया जाएगा, यानी कि जो सेटअप है उस सेटअप के पैरेलल में लगेगा. द वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल between the given terminals और across जो भी दिखा across a resistor और across a branch जो भी है. सो आप जरा देखिए वहां पे क्या करते थे, गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में हम एक लो रेजिस्टेंस वायर जोड़ते थे और उस पूरे सेटर को हम क्या कहते थे, अमीटर कहते थे, और उसको किस कैसे जोड़ते थे, जिसके क्रॉस करंट निकालना उसके सीरीज में जोड़ते थे. यहाँ क्या हुआ, गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में हाई रेजिस्टेंस वायर लगाया और इसको जोड़ा कहाँ पे, जिसके क्रॉस वोल्टेज निकालना उसके पैरेलल में जोड़ दिया. ये बात समझ में आ गई. तो यहाँ पे अगर कोई पूछे कि भाई इसको सीरीज में ही क्यों जोड़ा है, तो क्योंकि जो इसमें करंट जा रहा है वही हमें मेजर करना था. और इसको पैरेलल में क्यों जोड़ा, क्योंकि हमें यहाँ करंट डिस्ट्रीब्यूट करना था, क्योंकि गैल्वेनोमीटर को बचाना था. ये बात समझ गए हो गए आप. सो नाउ सिमिलरली वी विल डू हियर कि अगर हम इस तरीके का कोई सर्किट बनाएं, इफ वी टेक अ सर्किट लाइक दिस, यहाँ पे एक सर्किट ले लिया. नो लुक एट दिस. सो दिस इज, यहाँ पे एक बैटरी लगी है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, दैट रेजिस्टेंस इज वाई. यहाँ एक रेजिस्टेंस है एक्स. यहाँ पे एक बहुत ही हाई रेजिस्टेंस वायर लगा है और ये जो पोर्शन है हमारा, this portion is and now we are saying this is galvanometer और ये बहुत हाई रेजिस्टेंस वायर है. तो सी व्हाट सेटअप वी आर शोइंग टू यू. ये एक वोल्ट मीटर है, ठीक है. ये एक वोल्ट, गलत गलत वर्ड यूज कर दिया मैंने. ये एक वोल्टेज है, सोर्स, वोल्टेज सोर्स है. ये इस सर्किट में एक्स वाई का रेजिस्टेंस का एक सीरीज कॉम्बिनेशन है और ये वोल्टेज सोर्स इसमें करंट भेज रहा है. करंट ऐसे गया, यहाँ करंट जाता, यहाँ करंट ऐसे जाएगा, करंट ऐसे चला जाएगा, ऐसे चला जाएगा. हमारा इच्छा क्या है कि हम एक्स के क्रॉस हमें कितना वोल्टेज मिल रहा है वो मेजर करना चाहते हैं. तो ये जो सेटअप है, जो यहाँ पे जो सेटअप दिख रहा है आपको, ये जो सेटअप दिख रहा है, दिस पोर्शन, ये जो सेटअप दिख रहा है, इस पूरे को हम लोग वोल्ट मीटर कहते हैं. यानी कि गैल्वेनोमीटर और इस हाई रेजिस्टेंस को, इसको हम वोल्ट मीटर कहते हैं. दिस इज वोल्ट मीटर, ठीक है जी. और इस वोल्ट मीटर को हमने इस एक्स का, यानी कि इसमें कितना कितना वोल्टेज है ये मेजर करना चाह रहे थे, तो हमने इसके अक्रॉस हमने इस वोल्ट मीटर को कनेक्ट कर दिया. सो व्हाई वी हैव कनेक्टेड दिस वोल्ट मीटर इन पैरेलल टू दिस. तो वेरी सिंपल, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है इसलिए हमने पैरेलल में कनेक्ट किया. ये बात तो समझ में आ गई. दिस कैन बी अ क्वेश्चन, व्हाई वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल, बिकॉज we need to measure voltage and voltage in parallel remains same, therefore we connect it in parallel. That's so simple. अब इस गैल्वेनोमीटर के साथ हाई रेजिस्टेंस वायर क्यों कनेक्ट किया भाई, व्हाई वी हैव कनेक्टेड अ वेरी हाई रेजिस्टेंस वायर. आंसर ऑफ दिस इज कि देखो ये x है, ये y है. आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस अच्छे से पता है कि अगर दो रेजिस्टेंस का पैरेलल कॉम्बिनेशन निकाला जाए, लेट सपोज एक 1 ओम है और एक 20 ओम है, तो 1 ओम और 20 ओम का जो आर इक्विवेलेंट निकालोगे वो कैसा आएगा, 1 ओम के बहुत पास आएगा. यस, जो सबसे छोटा होता है वो आर इक्विवेलेंट उससे भी छोटा होता है. तो अगर ये एक रेजिस्टेंस है एक्स और गैल्वेनोमीटर के पास एक अपना छोटा सा रेजिस्टेंस है, अगर हम ये हाई रेजिस्टेंस यहाँ नहीं रखते और सीधा गैल्वेनोमीटर को जोड़ देते तो यहाँ पे करंट आता, तो ये क्या हो जाता है, ये शंट हो जाता है, यानी कि सबसे ज्यादा करंट इसी में चला जाता है, तो ये गैल्वेनोमीटर फिर तो डैमेज हो जाएगा.
और हमें गैल्वेनोमीटर को तो डैमेज नहीं करना, हमें बार बार यूज करना है उसको। तो हमने क्या किया कि इस गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में एक बहुत बड़ा सा, लाइक 10 किलो ओम, 20 किलो ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया, बहुत बड़ा सा रेजिस्टेंस लगा दिया। अब ये जो इनका टोटल रेजिस्टेंस है, दिस टोटल रेजिस्टेंस इज मच हायर, मच मच हायर देन दिस एक्स। तो इनका आर इक्विवेलेंट जब निकालोगे तो वो ऑलमोस्ट एक्स के पास आ जाएगा। तो आर इक्विवेलेंट जब एक्स के पास आ जाएगा, तो यानी कि इन सबका मिला के रेजिस्टेंस क्या है, एक्स के पास आ गया, यानी कि एक एग्जैक्टली एक्स नहीं होगा, बट एक्स के पास आ गया। तो ऑलमोस्ट सर्किट का जो टोटल रेजिस्टेंस है वो क्या रह गया, सेम। तो यहाँ से जो करंट जा रहा था वो करंट ऑलमोस्ट क्या रहेगा, सेम रहेगा। दैट इज व्हाट द पॉइंट इज। लेकिन मैंने यहाँ बात बताई ना आपको कि अगर इसका आर इक्विवेलेंट निकालोगे तो वो एक्स तो नहीं होगा, एक्स से थोड़ा कम हो जाएगा। तो उसकी वजह से ही हम लोग वोल्ट मीटर और अमीटर को आइडियल डिवाइस नहीं मानते, वोल्ट मीटर और अमीटर को आइडियल डिवाइस नहीं मानते, इसीलिए हम लोग पोटेंशियोमीटर का इस्तेमाल करते हैं वोल्ट मीटर की जगह पे। इज दैट ओके नाउ? और इलेक्ट्रिक करंट का जो हम लोगों ने लेक्चर्स रिकॉर्ड किया है, उसमें एक अमीटर एंड वोल्ट मीटर के नाम से एक लेक्चर और आना है। उस लेक्चर में हम लोग अमीटर एंड वोल्ट मीटर की जो डिमेरिट्स है उसको वहां पे यूज करेंगे। इज दैट ओके नाउ? तो यहाँ पे ये बात समझ में आनी चाहिए हमें कि जो ये वोल्ट मीटर है उसको हमने इस एक्स के साथ कैसे जोड़ा, पैरेलल में जोड़ा। पैरेलल में जोड़ा और ये रेजिस्टेंस बहुत हाई था। हाई करने का एडवांटेज क्या था, छोटा रखेंगे तो करंट इसमें ज्यादा जाएगा, गैल्वेनोमीटर डैमेज हो जाएगा। अब अगर इस रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत बड़ी कर देंगे तो इस टोटल का रेजिस्टेंस बहुत बड़ा हो जाएगा। बहुत बड़ा होने से ये एक्स उसके कंपैरिजन बहुत छोटा हो जाएगा, तो इसका आर इक्विवेलेंट ऑलमोस्ट एक्स के बराबर आ जाएगा। और अगर एक्स के बराबर आ गया तो सर्किट का ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस जितना पहले था बिना वोल्ट मीटर को लगाए हुए उतना ही रह जाएगा। यहाँ से जो चलने वाला करंट था वो सेम रहेगा। तो आप इस तरीके की स्थिति में आएंगे कि आप इसका सही तरीके से वोल्टेज मेजर कर पाएंगे। बट एक्चुअली वोल्ट मीटर सही वोल्टेज नहीं दे पाता, क्योंकि थोड़ा बहुत तो एबेरेशन आ जाता है ना, इसके रेजिस्टेंस में थोड़ी बहुत चेंज आ जाती है। तो इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस पहले से थोड़ा कम हो जाता है, यहाँ करंट थोड़ा ज्यादा जाने लगता है, तो यहाँ से डिराइव्ड करंट ज्यादा हो जाता है, फिर वो करंट इधर जाने लगता है और फिर करंट यहाँ जाने लग रहा होता है। तो थोड़ा सा त्रुटि होता है, बट आई होप यू हैव अंडरस्टूड, यानी कि सर्किट से निकलने वाला करंट थोड़ा चेंज हो गया। बट एनीवे, इसके बावजूद भी जो यहाँ से करंट यहाँ पे आया, अब उस करंट का कुछ पार्ट यहाँ जाएगा और कुछ पार्ट यहाँ जाएगा। और ये गैल्वेनोमीटर अपने अंदर आईजी से, यानी कि जो उसका एफएसडी करंट है उससे ज्यादा करंट नहीं चाहता। तो अब यहाँ पे सवाल है कि अगर यहाँ करंट आई आया और हमें तो इसका वोल्टेज चाहिए था, हमें इसमें कितना करंट जा रहा, वी आर नॉट इंटरेस्टेड। तो मैंने बोला ओके भाई, तुम्हें कितना करंट जा रहा, वी आर नॉट इंटरेस्टेड, तुम्हारे पैरेलल में हम जुड़े हुए हैं, मेरे में जो जितना करंट आएगा उस करंट को मैं अपने रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दूंगा, जो मेरा वोल्टेज होगा वही तुम्हारा वोल्टेज होगा। सो वे वोल्टेज अक्रॉस एक्स इज हाउ मच, दैट इज आई जी एंड आर प्लस आर जी, राइट? और आई कैन राइट आई जी एंड आर प्लस जी, राइट? व्हाट इज दिस आर, दिस हाई रेजिस्टेंस, एंड दिस जी इज व्हाट, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, यानी कि ये दोनों बातें सेम कही गई है। इज दैट ओके ना? सो अगर आप इस वोल्टेज को मेजर करना चाहते हो, अब इसको Vx ये मैंने यहाँ दिखाया। सो व्हाट वी हैव अंडरस्टूड फ्रॉम हियर, दिस V इज इक्वल टू व्हाट, Ig, एंड दिस इज R प्लस G। यानी कि एक वोल्ट मीटर से इतना बड़ा वोल्टेज मेजर करना चाहते हो, इसको जरा आगे लेके जाओ। सो Ig इज इक्वल टू क्या आ गया, V अपॉन R प्लस G। इज दैट ओके नाउ? नहीं, ये इसको ऐसे मत लिखो, अगले पेज पे चलते हैं। सो नाउ दिस V अपॉन Ig इज इक्वल टू व्हाट, R प्लस G आ गया। एंड नाउ R इज इक्वल टू व्हाट, V अपॉन Ig माइनस G। अब यहाँ पे कुछ बात समझ में आनी चाहिए। क्या है वो बात? बात ये है कि अगर एक गैल्वेनोमीटर को आप वोल्ट मीटर बनाना चाहते हो और उस गैल्वेनोमीटर का एफएसडी करंट इतना है और उसका रेजिस्टेंस इतना है और इतना बड़ा वोल्टेज मेजर करना चाहते हो, तो V बाई आई जी माइनस जी करके जो आएगा, इतना बड़ा रेजिस्टेंस आपको किसके, गैल्वेनोमीटर के सीरीज में जोड़ना पड़ेगा, और तब जाकर के वो डिजायर्ड वोल्ट मीटर बन पाएगा। तो ये फॉर्मूला आपने समझ लिया मेरे ख्याल से। इज दैट ओके नाउ? So to make a suitable voltmeter to measure a voltage of this much with a help of a galvanometer जिसका FSD करंट ये है और उसका रेजिस्टेंस ये है, we need to connect this resistance in series to the galvanometer. This R is value of resistance, value of resistance, value of resistance which is to be connected, which is to be connected in series, in series to the galvanometer,
galvanometer, galvanometer to have desired desired voltmeter. डिजायर्ड वोल्ट मीटर के लिए हमें ये कनेक्ट करने की जरूरत है। इधर हो गया ना। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला आ गया। अब पीछे जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था आप तो समझ ही गए कि फिर अगर क्वेश्चन सॉल्व करने की बारी आएगी तो ऐसे लिखेंगे बाद में। अगर ये अब देखो वी है आई जी, अब यहाँ से तो कोई कंपैरिजन है नहीं कि आप यहाँ से एलिमिनेट कर दोगे। तो इस तरीके से इस फॉर्मूला को इस्तेमाल करके आपको क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए। सो ये था अमीटर एंड वोल्ट मीटर का पूरा। सो हम लोगों ने आज के इस लेक्चर में गैल्वेनोमीटर, अमीटर, वोल्ट मीटर सबको एक साथ लेके खड़ा करके सारे कॉन्सेप्ट को समझा दिए हैं। एंड मुझे उम्मीद है कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। एक लेक्चर आपको इलेक्ट्रिक करंट के उसमें और मिलेगा, अमीटर एंड वोल्ट मीटर का, जहाँ पे अमीटर एंड वोल्ट मीटर के एप्लीकेशंस को हम लोग वहाँ पे दिखाएंगे कि क्या एरर है, कैसे उसको किस तरीके के क्वेश्चन हमें मिलते हैं वहाँ पे, विल डू देयर। और यहाँ पे चूंकि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर पढ़ा हमने, तभी हम समझ सकते हैं कि वो ओके मीटर और वोल्ट मीटर कैसे बन सकता था, इसलिए इस टॉपिक को यहाँ पे ला करके खत्म किया गया। सो एनीवे, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ। गॉड ब्लेस यू ऑल, and I pray that you all study very seriously, very sincerely. So thank you very much once again. Keep watching, keep liking, keep promoting, keep sharing, and keep commenting, which must encourage us to do more and more. Thank you very much. Bye bye.